हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज उसाइन बोल्ट ऑर्गेनिक कोर्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दोनों ही नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से किसी ना किसी में से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले के दोनों लेक्चर देख लें। अभी तक उसाइन बोल्ट कोर्स में तीसरा लेक्चर है, ये 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे, पहले वो लेक्चर देखें। इस वीडियो को यहीं क्लोज कर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, कहीं पे बीच में छूट गया, तो आगे का ऑर्गेनिक पूरा क्या हो जाएगा, साफ। इसलिए पहले आप वो दोनों लेक्चर देख के आए और उसके बाद इस लेक्चर को देखें। और जिन बच्चों ने वो दोनों लेक्चर देख लिया है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो इस लेक्चर देखने से पहले उन दोनों की पीडीएफ को रिवाइज करें। अब आप बोलोगे सर पीडीएफ कहाँ मिलती है? पीडीएफ मैंने जैसे पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि बीवाइज क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलता है। बीवाइज क्लासेज के टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? बीवाइज क्लासेज ऑफिशियल नीट केमिस्ट्री। आपको सिंपल क्या करना है, टेलीग्राम ओपन करें, उसमें सर्च करें बीवाइज क्लासेज ऑफिशियल नीट केमिस्ट्री। जो भी चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब कर ले और वहां पे वो पीडीएफ अवेलेबल आपको मिल जाएगी। सर्च कर लेना नाम से, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या फिर आइसोमेरिज्म, इस टाइप से, ठीक है। दूसरा, यदि आपको ऐसे नहीं मिलता, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिया गया है, वहां पे भी क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले पीडीएफ रिवाइज करें। दूसरा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अभी तक आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेक्चर देखने से पहले रिविजन करें, तो ऐसे फॉलो करे हुए तो आपका नीट के एग्जाम में एटलीस्ट 12 to 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हो जाएगा। तो जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करते रहना। इसमें क्या फॉलो करना है, पीडीएफ का रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवीजन। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला टॉपिक क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, वो तो सेम होगा, हमें पता है। जैसे ही आइसोमर आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। सेकंड, इसमें क्या है, बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। यदि 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंट है, वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक लाइट को ऐसे रोटेट करता है और एक लाइट को ऐसे रोटेट करता है, तो उनको आपस में क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब पीपीएल क्या है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? देखो, लाइट नॉर्मली क्या होती है, ऐसे चलती है, इस टाइप से चारों डायरेक्शन में, मतलब सारी डायरेक्शन में। तो इसको हम पहले प्लेन पोलराइज करते हैं। वो कैसे? निकोल प्रिज्म में इसको डालेंगे, जब इससे लाइट पास होगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे सिंपल एक लाइन में बन जाएगी। अब हमें अपना कंपाउंड ला के रखना है इसके सामने। अब डायरेक्ट सामने तो रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, प्लेन पोलराइज। बताओ, चेक करने के लिए पोलैरिमीटर ट्यूब में। यहाँ हमने अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखा। अब जब लाइट इससे पास होगी तो क्या हो सकता है, हो सकता है लाइट ऐसे की ऐसी पास कर जाएगी, ठीक है। हो सकता है लाइट का क्या हो जाए, हल्का सा इस डायरेक्शन में रोटेशन हो जाए, इस टाइप से, हो सकता है कि नहीं। और क्या हो सकता है, इस लाइट को ऐसे रोटेट कर दे। तो बताओ, जब ऐसे किया तो इस डायरेक्शन में गया, इस टाइप से किया तो इस डायरेक्शन में किया। तो और एक कंपाउंड ने तो कुछ भी नहीं किया। तो बताओ, तीनों कंपाउंड का अलग अलग बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इन्हीं को बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन लाइट का जो रोटेशन है वो डिफरेंट हुआ। एक ने किया ही नहीं, एक ने क्लॉकवाइज कर दिया, एक ने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज। इन्हीं कंपाउंड्स को आपस में क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अब हमें यदि कंपाउंड का देखना है वो ऑप्टिकल आइसोमर है, क्या बार बार हम पोलैरिमीटर ट्यूब लेके घूमेंगे क्या हाथ में? ऐसा तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं जो हम कंपाउंड को देखते ही बता देंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज और, ये डिपेंड किस पे करेगा कि लाइट को रोटेट किया, कितना किया, तो उसमें कुछ कुछ कंडीशन है। जैसे ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना रोटेट करेगा लाइट को, वो डिपेंड किस पे करेगा। पोलैरिमीटर में हमने 1 ग्राम डाला, 5 ग्राम डाला या 10 किलो डाल दिया, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकंड डिपेंड करेगा नेचर पे। हमने देखा अभी कि एक लाइट को कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, ये हो गया। और किस पे डिपेंड करेगा, बताओ भाई,
टेम्परेचर पर, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये मेनली 4 कंडीशन है जिन पे ये डिपेंड करता है कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट का बिहेवियर किस साइड, मतलब किस डायरेक्शन में चेंज होगा, किस में चेंज नहीं होगा। तो ये याद रखना, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, अभी हमने देखा कि मतलब एक बात ये हो सकती है कि ऑप्टिकल कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दोनों में से देखना है क्या। वही ऑप्टिकल इनएक्टिव है, टेंडेंसी टुवर्ड्स पोलराइज, टेंडेंसी टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, कहाँ पे, प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब वो मतलब इधर क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, उससे पता चलेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो लाइट को क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। यही आगे लिखा हुआ है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन हो जाएगा, जो लाइट को रोटेट करेगा, रोटेट द लाइट, लाइट कौन सी, प्लेन पोलराइज। ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा होगा, विच डजंट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव। नेक्स्ट क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, कायरल कार्बन नहीं है, क्या बोला, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल वो होंगे जो अनसिमेट्रिकल होंगे, क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे। दूसरा क्या होगा इसमें कंडीशन, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो उसको क्या बोल देंगे, कायरल मॉलिक्यूल। अब पता कैसे चलेगा, ये बताओ क्या मतलब है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का। चलो सिंपल से समझते हैं, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए एक ये पी है, पी की मिरर इमेज कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इसको उस साइड लेके जाओ, मतलब सुपर इम्पोज कर दो इसके ऊपर। सुपर इम्पोज करूंगा तो मैं ये वाली पी कैसे आगे बन जाएगी, ऐसी कुछ आगे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो बताओ क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोज हुआ, क्या नहीं हुआ। यदि ऐसी की ऐसी शिफ्ट करके जाती बी में, बताओ चलो बी में और देख लेते हैं, बी की मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी ना। बताओ इधर शिफ्ट करो, हो रहा है क्या, सुपर इम्पोज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो बी तो ऐसी दिखेगी, जब इसके ऊपर लाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, तो सुपर इम्पोज नहीं हुआ। तो इस ऐसी कंडीशन होगी यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो भी क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। एक कायरल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, या तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, या फिर मिरर कैसी हो, मिरर इमेज कैसी होगी, सुपर इम्पोजेबल। वो कैसे हो सकता है, इसको भी अभी अल्फाबेट से ही समझेंगे, ऑर्गेनिक पे अभी नहीं जाएंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए। जैसे मान लीजिए ओ है, ओ की मिरर इमेज कैसी बनेगी, ओ की तरह बनेगी। यदि मैं इसको उस साइड इसके ऊपर लेके जाऊंगा, करो इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज, तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। मान लीजिए यू है, यू की मिरर इमेज ये बन गई। बताओ भाई सुपर इम्पोज करो, सुपर इम्पोज मतलब इसके ऊपर ले जाओ, तो ऐसा ही तो बन गया। सुपर इम्पोज हो गया कि नहीं हो गया। तो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो या फिर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, उस केस में कंपाउंड को क्या बोल देंगे, ए कायरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट डेफिनेशन, कायरल कार्बन किसे बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम which has 4 different valency और ग्रुप और एटम अटैच्ड विद इट। मतलब ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके चारों ही वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इनमें देख लेते हैं कौन सा कायरल है कौन सा नहीं है। बताओ भाई, Br है, Cl है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। क्या चारों में सिमिलर है कि डिफरेंट है, ब्रोमीन अलग है, क्लोरीन अलग, फ्लोरीन अलग, आयोडीन अलग। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। सेकंड वाले में देखो, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये ईटी, ये एमी। एमी का मतलब समझते हो क्या होता है, मिथाइल। तो बोलो भाई दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। एग्जाम में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, एग्जामिनर ऐसे लिख देगा, नीचे CH3 ऊपर मिथाइल एमी। तो यहाँ क्या लगेगा कि दोनों अलग अलग है। तो इसी साइकोलॉजी को एग्जामिनर यूज करता है कभी कभी। समझ आ गया। तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इसमें देखते हैं, इस वाले कार्बन को देखते हैं। एक वैलेंसी इसकी ये हो गई, दूसरी यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई, और तीसरी इसकी वैलेंसी ये इधर वाली हो गई, और इसकी ये वाली हो गई। इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, दोनों वैलेंसी क्या हो गई,
डिफरेंट। तो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है, और चारों वैलेंसी क्या हो गई, ये मिथाइल था, ये हाइड्रोजन था, और ये दोनों इधर वाली अलग हो ही गई, तो इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये Cl, ये हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। इस साइड देखो, ये दोनों डबल बॉन्ड, और सॉरी दो कार्बन, कुछ अटैच ग्रुप तो है, कुछ ग्रुप तो अटैच है नहीं इसके। अब ये वाला दोनों के लिए कॉमन कार्बन हो जाएगा, और कॉमन कार्बन पे तो कुछ भी लगा रहे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें भी काउंट होगा, ये ऐसे भी होगा और इसमें भी ऐसे हो जाएगा। तो बताओ ये दोनों वैलेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। जैसे ही ये कार्बन की दो वैलेंसी सेम हुआ, वो कायरल कार्बन नहीं होगा। समझ आ गई ये बात, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे वाली ये दोनों वैलेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसमें बताओ क्या होगा, होगा क्या कायरल, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp2, हमारी कंडीशन क्या थी, sp3। तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है जिसमें वो sp3 की जगह क्या लिख दे, sp2 लिख दे। तो ये कंपाउंड भी ये कार्बन भी हमारा कायरल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 नहीं है, क्या है, sp2 है। अब क्वेश्चन आता है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी तक हमने ये डिस्कस किया ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसको बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव किसको बोलेंगे। तो बार बार पोलैरिमीटर ट्यूब में तो रखना नहीं है ना। तो हमारे लिए कुछ कंडीशन है जिनको देख के ही हम बता देंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कायरल और अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे हमने अल्फाबेट की देखी थी, अब हम है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखेंगे। अभी तक किसका देखा था, अल्फाबेट का, ताकि हमें समझ आ जाए कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट आता है और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज अब्सेंट। ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया अल्फाबेट के थ्रू। इसमें देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज अब्सेंट। अच्छा, सिमेट्री क्या है ये पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके एब्सेंस को देख पाएंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री कितनी है। तीन टाइप की सिमेट्री है, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तब लगेगी जब कंप्लीट कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो मेजर हमारे लिए ये दो ही है, यही दोनों हम डिस्कस करते हैं, और इन दोनों से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये सब जाके लगती है मतलब एलिन सिस्टम में, बाईफिनाइल सिस्टम में, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री का जैसे नाम से ही दिख रहा है, क्या मतलब एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ से हमें सिमेट्री दिखाई देगी। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक हमने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर को देखो कभी भी एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के इस सेंटर से मैं देखूं, है ना, मान लीजिए रूम को ही देख लो आप, रूम के सेंटर में कहीं खड़े हो जाओ, इससे यहाँ जाओ, इससे यहाँ जाओ, स्क्वायर शेप का रूम बोल रहा हूँ, तो बताओ चारों तरफ सेम डिस्टेंस होगी, सेम कॉर्नर होंगे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, इसमें एक पहले लाइन लिख लीजिए, एन इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम बीच एट इक्वल डिस्टेंस, क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, और इंपॉर्टेंट क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या होना चाहिए बोलो, देयर मस्ट बी सेम ग्रुप और एटम, क्या होगा, सेम ग्रुप और एटम। ये सर क्या लिख दे, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, नहीं समझा, बस देख लो, एक ऐसा सेंटर होगा जिससे इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम हमें मिलना चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे इसको, यही देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात याद रखना, ये मोस्टली जब उनमें होगा जब रिंग वाले कंपाउंड होंगे, कौन से, क्लोज चेन, मतलब रिंग वाले। दूसरी कंडीशन क्या है, कभी भी ये ओड नंबर की रिंग में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सर, ओड नंबर की रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कैसे, जैसे मैं बोलूं कि ये वाला, ये ओड नंबर की रिंग है, ये वाली ओड नंबर की रिंग है कि नहीं है। अब मान लीजिए इसका ये सेंटर ये बन रहा है, इसके अपोजिट में मैं यहाँ गया, एक इक्वल डिस्टेंस पे गया, इसके इक्वल डिस्टेंस पे गया, तो क्या मुझे कोई कार्बन मिला, क्या नहीं मिला। तो ओड नंबर में क्या हो जाएगा, सेम आइटम दूसरी साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अलग रह जाएगा, एक तो पेयर बन जाएगा। जैसे इसमें और अच्छे से समझ आएगा, मान लीजिए ये सेंटर ले लिया हमने, इसके में यहाँ गया इक्वल डिस्टेंस, यहाँ गया, मिल गया सेम कार्बन,
यहाँ गया मिल गया सेम कार्बन, यहाँ गया सेम, दोनों सेम सेम हो गए। मतलब इससे इतना इधर जाने पे कार्बन, इसके इतना इधर जाने पे कार्बन मिला, उधर जाने पे मिला। अब मैं इधर वाली डायरेक्शन में गया तो इधर में गया तो क्या मुझे कार्बन मिला क्या? नहीं। बस आप एक सिंपल रट लो कि ओड नंबर की रिंग होगी तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं होगी। ठीक है, पहली बात आ गई। ओड नंबर में तो देखते ही बोल देना कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे होगी फिर? इवन में। अब इन एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। बताओ इस कंपाउंड में है या नहीं? देखते ही पता चल गया। 5 कार्बन की रिंग तो क्या बोल देंगे? नहीं होगा। 4 कार्बन की रिंग आ गई, सोचना पड़ेगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा, सेंटर मान के देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जाने में क्या सेम एटम मिला कि नहीं मिला। ठीक है, इस सेंटर को माना, इधर गया क्या मिला? कार्बन, इधर गया क्या मिला? कार्बन, सेम हो गया इस साइड। तो यहाँ पे जाने में क्या मिला? CCl, यहाँ जाने में क्या मिला? CCl। बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है ना। सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम सेम मिल रहा सब कुछ, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इस कंपाउंड में बताओ, ये हो गया हमारा सेंटर, यहाँ से इस साइड जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, सब जगह कार्बन कार्बन है। इधर गया तो क्या मिला? Cl, इधर गया तो क्या मिला? Cl। इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें बताओ क्या है, होगा कि नहीं होगा? यहाँ मान लो सेंटर, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, चारों जगह कार्बन तो मिल गया। इस साइड गया तो मैं क्या मिला? CCl। इस साइड गया तो क्या मिला? CBr। क्या सेम है क्या दोनों ग्रुप? नहीं है। दोनों ग्रुप सेम नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। किसी एक भी डायरेक्शन में यदि ग्रुप सेम नहीं मिले तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना है तो सारी डायरेक्शन में उसके सेम ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री आसान है ना, बस 2 बातें याद रखनी है। ओड नंबर की रिंग में कभी भी नहीं होगा, इवन की रिंग में हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? एक सेंटर मान लो, सेंटर से इतना ही इधर जाओ, इतना ही नीचे जाओ, दोनों जगह सेम मिला, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, सारी डायरेक्शन में जहां भी जा सकते हो वहां तक जाओ, लेकिन सब जगह क्या होना चाहिए? ग्रुप सेम होना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। नेक्स्ट आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन है, क्या है? ऐसी इमेजिनरी प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड, स्पेलिंग गलत हो गया है क्या? विच डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट। क्या बोला? जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ये सर कैसी बातें कर रहे हो आप? देखते हैं। मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने एक Cl लिखा, यहाँ पे मैंने एक Cl लिखा। बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या या नहीं होगी? चलो सब कुछ छोड़ो, मान ले मैं ही हूँ, आप एक ऐसी प्लेन लेके आई और आपने ऐसे काटा मुझे। बताओ यहाँ से काट दिया, क्या मेरे नीचे मुंह लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं। मैंने क्या बोला? ऐसी इमेजिनरी प्लेन होगी जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलो मान लो आपके हाथ में एक बुक है, उस बुक को देखो, आप इधर से ऐसे काट दो, मान लीजिए उस पर कुछ भी नंबर नहीं लिखे हुए, तो आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर, तो दोनों क्या है? सेम है कि नहीं है? तो हमारी बुक में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही अब कंपाउंड में देखेंगे। इस कंपाउंड में देखो कैसे होगा। मान लीजिए मैं एक ऐसी प्लेन लेके आया, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री बनी क्या? इधर तो Cl, इधर Cl है क्या? नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए ये वाली प्लेन लेके आ जाऊं तो मैं, अब बोलो, इधर तो कार्बन और इधर भी कार्बन है, इस साइड देखूं तो CCl है, इस साइड देखूं तो CCl है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल है। ऊपर का पार्ट एकदम एक जैसा दिख रहा है और नीचे का एकदम जैसा दिख रहा है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करेंगे एक बार, चलो करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमें एक इमेजिनरी सेंटर मानना पड़ेगा। इससे इधर जाएंगे क्या मिला? कार्बन मिला। इससे इधर गया तो क्या मिला? कार्बन CCl मिला। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हमने दोनों देख लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक कर ली और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक कर ली। समझ आ गई ये बात? तो इस टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। सिंपल है बिल्कुल, समझ मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। और क्वेश्चन करूं क्या? 1-2? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए ओड नंबर की रिंग दे दिया किसी ने हमें, यहाँ मैंने लिखा CH3। अब बोलो भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बोलो। पहले इसको ऐसे चेक करो, ऊपर CH3 है, नीचे तो CH3 नहीं है। फिर इसमें ऐसे चेक करो, देखो इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन हो गया कि नहीं हो गया? इस साइड भी है और इस साइड भी सेम हो गया ये तो। अब इसका क्या होगा?
आधा कार्बन इधर आधा CH3, ऐसा है क्या? नहीं, सारे कार्बन क्या, ये सब कंपाउंड कैसे होते हैं? स्पेरिकल। अब एक स्फेयर को जब हम काटते हैं तो वो क्या होगा? हमेशा आधा आधा पार्ट कटेगा। स्फेयर कैसा दिखता है? ऐसा। जब इसमें से कोई प्लेन जाएगी तो आधा इधर और आधा उधर। तो CH3 एक मॉलिक्यूल है एंड ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर स्पेरिकल इन शेप। तो आधा आधा हो गया स्फेयर, तो इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। चलो इसमें आप लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इधर Cl है, इधर Br है। अब बताओ भाई, समझ आ रहा है किसी को कुछ? चेक करो। एक प्लेन हमारी ऐसे गई तो Br की इमेज इधर बनी क्या? नहीं बना। एक हमारी ऐसे गई, Br का इधर बना क्या? नहीं बना। इधर Br होना चाहिए था तभी दिखता, तो इस वाले में भी नहीं है। यहां से काट दूं तो मैं, बोलो है क्या? Br तो आधा आधा कट जाएगा क्योंकि स्पेयर शेप में है, आधा Br इधर आधा Br इधर। लेकिन Cl की मिरर इमेज बनी क्या? मतलब Cl की इमेज नीचे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। कहने का मतलब वही है कि Cl इधर है तो इधर भी होना चाहिए। मिरर इमेज मैंने गलती से बोल दिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो। एक आप यहां से मैं प्लेन पास करता हूं ऐसे, आपको सारी प्लेन काउंट करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दो प्लेन देख के छोड़ दिया, सारी जितनी भी आप कंसीडर कर सकते हो। यहां से मैंने प्लेन पास किया, ये तो था Br और ये क्या है? Cl। इसका मतलब हमारा ये कंपाउंड में क्या हुआ? Br और Cl सेम नहीं हुआ। नहीं हुआ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। यदि यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, इसमें बताओ, ये Cl इधर, ये Cl इधर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो भाई। इधर वाली में देखेंगे तो ये वाली देखो Cl का नहीं बना, इधर वाली में देखो इस Cl का नहीं बना, इधर वाली में देखो ये जो मैंने अभी बनाई थी एक, देखो ये इधर भी Cl है और इधर भी Cl है। इधर कार्बन है तो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है तो इधर कार्बन है, और इसके तो बीचों बीच चला गया, ये वैसे ही आधा आधा हो गया। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिरर पूरा एक एक का बन रहा है ना, इतना ही उधर है, इतना ही इधर है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। अब बताओ मुझे, हमने डिस्कस कर लिया सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर लिया, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हमें पता चल गया। तो क्या उसके बेस पे हम किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? अच्छा, कायरल कार्बन हमने डिस्कस किया था कि ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके चारों ही वैलेंसी क्या हो? डिफरेंट हो। तो एक कंपाउंड में ऐसा नहीं हो सकता क्या उसके अंदर एक ही कायरल कार्बन हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, और हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर 0 कायरल कार्बन हो। ये तीनों कंडीशन बनती हैं, इसके अलावा तो कोई कंडीशन बनेगी, या तो 0 होगा या 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि जब कायरल कार्बन 1 होगा तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, जब कायरल कार्बन 1 से ज्यादा होगा तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक सीधा बता देता हूं, यदि किसी कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन है, दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकल, क्या होगा? दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों? ऐसा इसलिए है, मान लीजिए ये कार्बन है, इसके Cl, Br, F, आयोडीन। बताओ भाई, क्या कोई ऐसा प्लेन है क्या जिसके पास करने से हमें इसकी सेम एटम मिले दोनों साइड? इधर F है तो इधर Cl मिला। यदि ये प्लेन बनाता तो नीचे आयोडीन ऊपर Br, इसमें भी नहीं मिला। दूसरा क्या चेक करना था? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर वैसे ही नहीं है। क्यों नहीं है? बोलो, बताओ भाई, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ओनली क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर होगा। तो एक बात बस बांध लो कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर ओनली 1 कायरल कार्बन है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे ये एग्जांपल करो, CH2, C, CH3, H, OH। पहले तो इसके अंदर मुझे बताओ कितने कायरल कार्बन है? क्या ये कायरल कार्बन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। ये वाला ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज। ये वाला हमारा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये चारों ही बॉन्ड क्या है? सिंगल है। अब इसके चारों वैलेंसी चेक करो, एक H है, एक OH है, एक CH3 है, और बाकी ये सब पूरा हो गया, ये भी अलग है। चारों वैलेंसी डिफरेंट है या नहीं है? चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गया तो क्या हो गया? कायरल कार्बन। और कितने कायरल कार्बन है? 1। जैसे ही कायरल कार्बन 1 है किसी कंपाउंड के अंदर, वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव। सिंपल है 1 वाला तो सही है। अब नेक्स्ट देखो,
यदि कायरल कार्बन एक से ज़्यादा है, जब भी कायरल कार्बन एक से ज़्यादा होंगे तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक करनी पड़ेगी, और यदि क्लोज चेन कंपाउंड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात। अब इस कंपाउंड में चेक करो, बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है। तो क्या चेक करेंगे, बोलो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने से भी पहले हम क्या चेक करेंगे कि कायरल कार्बन कितने हैं। ठीक है, ये कार्बन देखो चारों वैलेंसी डिफरेंट, एक तो ये हो गया, ये वाला चारों वैलेंसी डिफरेंट, दूसरा ये हो गया। बोलो एक से ज़्यादा है या नहीं है? बिल्कुल है। कितने कायरल कार्बन है? 2 है। 2 कायरल कार्बन होते ही क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि क्लोज चेन कंपाउंड नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री ओनली। प्लेन कैसी पास करूं, ये वाली प्लेन पास करो। बोलो भाई H है, इधर OH है, क्या होना चाहिए था, दोनों OH होने चाहिए थे, इसलिए नहीं हुआ ये। तो ये वाली प्लेन चेक करो एक बार, बोलो क्या है आंसर? CH3 का CH3 हो गया, OH का OH हो गया, H का H हो गया। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला? हाँ बिल्कुल मिला। क्यों? क्योंकि CH3 के नीचे CH3, OH के नीचे OH, H के नीचे H। तो इसी टाइप से हमें प्लेन चेक करना है। अच्छा, जिन बच्चों को ये लग रहा है ना कि सर मैं प्लेन कैसे बार बार देखूं, देखो एक तो है ना, आप एग्जाम में ऐसे वाली प्लेन देख लेना, एक प्लेन ऐसे चेक कर लेना, और एक प्लेन आप ऐसे चेक कर लेना, और एक प्लेन ऐसे चेक कर लेना। इन 4 प्लेन से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में देखो, अरे ये तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है कुछ, ये क्या आ गया, जहाज है क्या ये? नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, 2 को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड से, और दूसरे 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, वेज और डैश से। डैश का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन, और डैश का मतलब इनसाइड द प्लेन, और वेज का मतलब आउटसाइड द प्लेन। तो ये मान लीजिए ये कंपाउंड है एक, तो ये वाला जो बना हुआ है वेज का मतलब ये CH3 यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो डैश बना हुआ है इसका मतलब है CH3 नीचे की तरफ। दोनों ऐसे नहीं है, ये भी इधर हो और ये CH3 इधर भी आ जाए एक और, ऐसा नहीं है। कैसा है, एक नीचे है तो एक ऊपर है। बस इतना मानना कि यदि ऐसे बन जाए, वेज बन जाए और एक डैश बन जाए, दोनों CH3 मतलब ये मान लो मेरे अंगूठे CH3 है, यदि ये वेज है तो ये ऊपर की तरफ है, ये भी वेज होता तो दोनों ऊपर की तरफ होते, लेकिन इसने क्या कर दिया, डैश कर दिया। तो इसका मतलब ये वाला CH3 ऊपर और ये वाला CH3 नीचे। तो वेज और डैश का बस इतना ही मतलब है। जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं तो ये मानना है ये दोनों CH3 एक दूसरे के साथ में नहीं है। तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ये प्लेन चेक करना है, क्या CH3 की जगह इधर CH3 है क्या? नहीं है। इधर वाले में इस CH3 के नीचे CH3, अरे हाँ यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, सही हो गया। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला CH3 ऊपर है और ये वाला CH3 नीचे। बोलो इसके मिरर में मतलब इसके प्लेन यहाँ पास करने पर कहाँ दिखना चाहिए था CH3? यहाँ दिखना चाहिए था कि नहीं? ऐसे दिखने चाहिए थे दोनों, लेकिन दिखा कैसे? नीचे की तरफ। तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर नहीं है, ये वाली भी नहीं है। ये वाली देखो, अब ये वाली देखेंगे तो इस CH3 के यहाँ CH3 दिखना था कि नहीं दिखना था? नहीं दिख रहा, तो ये वाली भी नहीं है और ये वाली भी नहीं होगी क्योंकि इसका यहाँ दिख नहीं रहा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसके अंदर क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? बोलो भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर मान लेंगे, सेंटर से यहाँ जाने पे और सेंटर से यहाँ जाने पे दोनों जगह CH3 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या है? क्या नहीं है? नहीं है तो COS है क्या? नहीं है। POS पहले ही चेक कर चुके हैं, वो भी नहीं है। जब POS भी नहीं है और COS भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? है। ये वाला कंपाउंड देखो, अब इस वाले में क्या करना है, फिर वही आ गए तो वेज जहाज जैसा बना हुआ है कुछ। अब बोलो ये भी वेज और ये भी वेज, मतलब दोनों Cl क्या है? ऊपर की तरफ है, और एक डैश हो जाता तो ये नीचे की तरफ होता, लेकिन यहाँ तो क्या है? दोनों ऊपर की तरफ है। अब मैं कैसी कैसी प्लेन पास करूंगा? एक तो ये वाली करूंगा, ये वाली किया तो इस Cl की इधर दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। ये वाली किया तो इन दोनों Cl के नीचे क्या, यहाँ भी Cl दिखना चाहिए था और एक Cl यहाँ दिखना चाहिए था, क्या दिखे? क्या नहीं दिख रहे। इधर से करूंगा तो उसमें भी नहीं दिख रहा। लेकिन एक वाली ये, यदि मैं इनके बीचों बीच कर दूं, बीचों बीच करने से क्या होगा? ये Cl, ये Cl, ये वेज,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो सब कुछ सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और COS देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी सिमेट्री प्रेजेंट हुआ तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी कार्बन दो से ज्यादा कायरल कार्बन, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही हमें चेक करना है, ठीक है। और कोई एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा? कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, बताओ इनमें से कौन सा कराऊं? ये वाला करवा दूं, थर्ड वाला? वो दोनों आप खुद से करना, ठीक है। ये करवा रहा हूं मैं, है ना। अब देखो, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने पास किया तो क्या Cl की जगह Cl दिखा क्या? नहीं दिखा। ये वाला किया तो Cl की जगह क्या दिख रहा है? Br। तो मतलब ये दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री इस टाइप की हमारे इस कंपाउंड में नहीं है। तो कौन से वाली है? और चेक करो। और कैसी चेक कर सकते हैं? ये वाली पास करके देखो एक बार, ये Br, ये Br, तो क्या हो जाएगा? आधा आधा कट के स्पेरिकल शेप है, हो गया। मतलब आधा Br इधर, आधा Br इधर। अच्छा, इधर Cl है वेज के साथ, इधर Cl कैसा है? ये भी वेज के साथ। इसका मतलब इसके अंदर POS है, ठीक है। POS है तो कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक भी सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। नेक्स्ट आता है कायरल कार्बन 0 है तो भाई, कायरल कार्बन 0 हो गया तो क्या कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा? अच्छा, कभी कभी बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, कायरल कार्बन एंड कायरल मॉलिक्यूल। देखो, कायरल कार्बन का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विद 4 डिफरेंट वैलेंसी, और कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल और इज इक्वल टू ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये ध्यान रखना, कायरल कार्बन इज नॉट ए मस्ट कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। यदि किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होना है तो कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर कायरल कार्बन हो। वो बाइफिनाइल, एलिन, स्पायरो, उन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन ना होते हुए कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा देखो, ये बात समझ आ गई? कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल में डिफरेंस। कायरल कार्बन होना कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट लिखी हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दे दी, नीचे लिख दिया ABCD में, AB करेक्ट, ABD करेक्ट, ठीक है। तो कायरल कार्बन कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब कायरल कार्बन 0 देखते हैं कैसे होते हैं। ये कंपाउंड देखो आप एक बार, ये CH3, ये Cl, बताओ इन दोनों में कितने कायरल कार्बन है? काउंट करो। इन दोनों पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे, वैसे ही वैलेंसी डिफरेंट दिखे, मतलब है ही नहीं, सेम हो गई, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये कार्बन बचा एक, यहाँ पे H, यहाँ CH3, ये दोनों तो अलग हो गई। लेकिन इधर वाली देखो दोनों CC, इधर वाली देखो दोनों CC, दोनों वैलेंसी क्या हो गई? डिफरेंट। कायरल कार्बन कितना है? 0। इसमें कितना है? ये H, ये तो सेम है ही सब कुछ, ये H, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, लेकिन इधर की क्या हो गई? सेम हो गई। और इस वाले को देखते तो ये दोनों सेम, और क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन 0। अब कायरल कार्बन तो 0 हो गया। देखो, इस टाइप के कंपाउंड जब भी लिखे हुए, साइक्लोअल्केन है, साइक्लोअल्केन में यदि कायरल कार्बन 0 है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो कायरल कार्बन 0 कब हो सकता है? और जब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव भी हो जाए। तो इस टाइप का केस तब बनता है, ये कायरल कार्बन 0 भी हो और कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव भी हो जाए। तो एक कंडीशन तो ये बनती है, कौन से वाली? कि कंपाउंड में एलिन सिस्टम हो, कंपाउंड स्पायरो हो और कंपाउंड बाइफिनाइल हो। कितनी बनती है? 3 कंडीशन। अब क्या पढ़ेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना तो NCERT में ज़रूरी है, दिया गया है, और ना ही हमारे नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बाइफिनाइल से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले तो बाइफिनाइल का मतलब समझ लो। बाइफिनाइल का मतलब होता है 2 रिंग आपस में जुड़ा हुआ हो। क्या हो? दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, ये होता है बाइफिनाइल, ठीक है। क्या ये कंपाउंड शो करेगा क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी? होगा क्या कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव? नहीं होगा। क्यों? मैंने बताया था, सारे ही कार्बन क्या है? प्लेनर है, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या उनसा है? sp2 है। अब sp2, जैसे एक बेंजीन रिंग ऐसे रखी है, दूसरी बेंजीन रिंग ऐसे रखी है, और एक हमने डिस्कस करी थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए ये वाला एक गिलास है, ये बोतल है,
मान लीजिए इस बोतल को ऐसे रख दूं मैं और एक बोतल और इसके पैरेलल रख दूं, तो क्या पूरी बोतल ऐसे नहीं कट जाएगी बीचों बीच? ये बीचों बीच वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसको बीच में से काट दिया मैंने, तो आधी बोतल ऊपर आधी नीचे। तो इसको ये मान लो कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन के अंदर से जा रही है प्लेन एक्सिस, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। समझ गए? बाइफिनाइल रिंग के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, कब ये मतलब ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है? तो एक केस है, कब? मान लीजिए ये दो बाइफिनाइल रिंग रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स ग्रुप, यहाँ पे एक वाई ग्रुप, और यहाँ पे एक वाई ग्रुप, यहाँ पे एक एक्स ग्रुप। जेड भी हो सकता है, चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये कोई भी तीन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब हमें देखना ये है कि ये कंपाउंड कब ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो उसकी कंडीशन ये है कि ये जो दोनों ग्रुप है ना, ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बल्की ग्रुप, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड विद बल्की ग्रुप। यदि ऐसी बाइफिनाइल रिंग है जिसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पर बल्की ग्रुप अटैच है, जैसे ये वाली हो गई, इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या है? एक्स है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या है? एक्स है। ऑर्थो मेटा पैरा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कब, कहाँ पे? IUPAC नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा हो गया, मेटा पैरा हमने देख लिया था। यहाँ पे ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है? एक्स। अब एक्स और वाई क्या होने चाहिए? ये हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो सकता है NO2, ये हो सकता है R, ये हो सकता है Cl, ये हो सकता है Br, ये हो सकता है आयोडीन। इनको बल्की ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड आ जाता, कौन सा कंपाउंड आ जाता? एग्जाम में ये आ जाए, दिख रहा है क्या? छोटा तो नहीं लिखा मैंने। ये COOH आ जाए, यहाँ पे NO2 आ जाए, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे आयोडीन आ जाए, सब बड़े बड़े ग्रुप हैं। अब क्या होगा? दोनों प्लेन जब हमारी ऐसे रखी हुई थी, अब बल्की ग्रुप आ गए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये NO2, इसमें है एक्स वाले में। दोनों बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? दो रिंग ऐसी थी, अब बल्कि होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उसकी वजह से एक रिंग ऐसे खड़ी हो जाएगी, एक ऐसे हो जाएगी। तो इसके अंदर से जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले जा रही थी, क्या वो हो जाएगी? क्या नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि एक रिंग खड़ी हो चुकी है और ये दोनों ग्रुप क्या हैं? अलग अलग है, ठीक है। तो समझ आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इंडिविजुअली बोथ द फिनाइल रिंग क्या होनी चाहिए? शुड बी अनसिमेट्रिकल, शुड बी अनसिमेट्रिकल। बस इतनी सी कंडीशन है। एक तो ऑर्थो पोजीशन पर बल्की ग्रुप लगे हों, और दूसरी कंडीशन क्या है? इंडिविजुअली अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है? यहाँ पर ये ना हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड ही ना लगा हो नीचे। उससे क्या होगा? एक रिंग हमारी ऐसे थी, दूसरी रिंग हमारी ऐसे खड़ी हो गई। अब क्या होगा? जब मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेके आऊंगा, ऐसे लाया, ये रिंग तो पूरी कटी जाएगी चाहे कुछ भी हो। ये वाली रिंग जो हमारी खड़ी हुई थी, उसमें क्या होगा? ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड। जब रिंग ने काटा तो क्या हुआ? आधी रिंग तो कटी गई, ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी वजह से क्या आ जाएगी? सिमेट्री आ जाएगी। तो इसलिए लिखा है, एक तो बल्की ग्रुप अटैच हो और दूसरा इंडिविजुअली फिनाइल रिंग क्या हो? अनसिमेट्रिकल। ये आंसर, ये बस कंडीशन है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये रिंग दिया हो, ये COH, ये CH3, ये आयोडीन और ये NO2। ये तो सेम हो गया। चलो यहाँ पे फ्लोरीन रख देते हैं और यह NO2। अब बताओ भाई, ऊपर वाले बल्की ग्रुप है दोनों, नीचे वाले नहीं है, कोई एक भी बल्की हो गया। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ भी बड़ा लगा होना था, इधर से हो गया तो रिंग को घुमा ही देगा। तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया? इंडिविजुअली NO2 और F है, अनसिमेट्रिकल है, COH है, CH3 अनसिमेट्रिकल है, बल्की ग्रुप लगे हैं ऑर्थो पोजीशन पर। कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव। जिसको समझ आ गया ठीक है, जिसको समझ नहीं आया इस पार्ट को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि एलिन सिस्टम, स्पायरो और बायोफिनाइल से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस मैंने बता दिया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बायोफिनाइल वाला, इसलिए बता दिया था। कंडीशन बस ये दो ही हैं, एक तो बल्की ग्रुप लगे हों ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरा बायोफिनाइल रिंग इंडिविजुअली क्या हो? अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब यही है, जो उसके ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप है दोनों क्या हो? डिफरेंट हो, सेम ना हो, जैसे इसमें सेम है। बस इतना सा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, वेज डैश, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। ये कार्बन है, इसकी दोनों वैलेंसी ऐसे और इसकी
ऐसे, ये होता है वेज डैश। फिशर प्रोजेक्शन कभी कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा हुआ, ये कार्बन और इसकी एक वैलेंसी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये फिशर प्रोजेक्शन है। ऐसे ऐसे कंपाउंड आपको लिखे हुए मिलेंगे एग्जाम में, तो मैं इनका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है इनसाइड द प्लेन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मतलब है आउटसाइड द प्लेन। बस इतना ही मतलब है इसका, बस समझ जाओ कि ये है, ये वेज डैश है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा बॉन्ड बने हुए हैं ऐसे, कितने भी बन सकते हैं। ये सारे कार्बन है बीच वाले, ये क्या है कार्बन है, जितने भी है ये कार्बन है। तो ये जो ग्रुप लगे होंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड NO2 HF, मैंने बस एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि फिशर प्रोजेक्शन ऐसा दिखाई देगा जैसा आपका डॉक्टर बनने का निशान है, प्लस का निशान है ना डॉक्टर का, वैसा ही। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या कंडीशन है, एक सिंपल सी कंडीशन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप शुड बी ऑन टॉप पोजीशन। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमें इस कंपाउंड को लिखना है, ये मैंने एक कंपाउंड दिया है, एक मिनट, CH3 CH कार्बोक्सिलिक एसिड और OH। इस कंपाउंड का हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाना, बताओ कैसे बनाएंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, ये वाली है। तो और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप शुड बी ऑन टॉप पोजीशन, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा एक कार्बन आ गया बीच वाला CH वाला, और उसके नीचे क्या लिख देंगे CH3, और H और OH कहाँ लगा देंगे, चाहे H को यहाँ लगा दो चाहे OH को यहाँ लगा दो, ये बन गया फिशर प्रोजेक्शन। बस इतना सा है फिशर प्रोजेक्शन। कंडीशन क्या है, हमारी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो क्या होनी चाहिए, वर्टिकल हो, और हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे हो, टॉप पोजीशन पर हो। टॉप का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, यहाँ ना हो। यदि यहाँ है तो हमें उसे रोटेट वगैरह करके सही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, वेज डैश से फिशर में कब कैसे चेंज करेंगे। कभी कभी एग्जाम में है ना ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा वेज, और बोल देगा बताओ इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो बताओ भाई। तो सिंपल सा फार्मूला है कि ये जो वेज और डैश बने हुए ना, ये डैश बना हुआ ये वेज बना है, इसके बीच में जाके घुस जाओ, क्या कर लो, इसके बीच में जाके एंट्री ले जाओ। और एंट्री लेते ही हमें क्या करना है, यदि हमारे जो लेफ्ट वाला है, ऐसे बना लेंगे फिशर प्रोजेक्शन। एक कार्बन है इसके अंदर, ये कार्बन हो गया, इसके आंख यहाँ जब मैंने डाल दी, इनके बीच में घुस जाओ। बीच में देखेंगे लेफ्ट साइड क्या है, बताओ मेरे लेफ्ट क्या आ रहा है, H आ रहा है, और राइट क्या है CH3। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, ये H लिखा, ये CH3 लिखा। अब ऊपर की तरफ देखो, COH क्या है, ऊपर है, OH क्या है, नीचे है, ये बन गया, बस बन गया फिशर प्रोजेक्शन। सिंपल, इनके दोनों के बीच में जाके घुस जाओ, और वहां से देख लो, लेफ्ट वाला लेफ्ट रख दो, राइट वाला राइट लिख दो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। सिंपल है ना कि नहीं है, आसान है कि नहीं है। इसमें बनाओ भाई, इसमें तुम खुद से करो। क्या करना है, बीच में जाके घुसना है, किसके, वेज डैश के। ये मैं अपनी आंख ले गया, मेरी आंख के लेफ्ट में क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। तो बना दो, ये एक ही कार्बन है, अरे ये गलत बन गया, सीधा करो, नाराज हो जाओगे डॉक्टर, क्यों, प्लस का निशान सीधा अभी भी नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या है, CH3, राइट क्या है, Cl, ऊपर क्या है, COH, नीचे क्या है, आयोडीन। वेज डैश से फिशर बन गया कि नहीं बन गया। सिंपल है, एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट वैसे नीट एग्जाम में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के काम आता है, और RS हम इसका ही निकालना सीख लेंगे, डायरेक्ट इसमें चेंज करने की नीड हमें नहीं पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, वो दो टाइप का है, एक है DL और एक है RS। DL कहाँ पे यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट विथ एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर एक कायरल कार्बन है, वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं कैसे DL फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट को हमें एक प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है। प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन का मतलब है कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पर, और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पर। यदि ऐसा है तो सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन, इस पे हम देख लेंगे कि OH राइट साइड है तो क्या, राइट साइड का मतलब क्या हो जाएगा D, और यदि लेफ्ट साइड है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा L। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं CHO CH2 CH2OH,
तो ये तो वर्टिकल लिखा हुआ है। हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या है OH। CHO हमारा प्रायोरिटी में ऊपर आता है, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, CHO, वो भी वर्टिकल में लिखा हुआ है और टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। इसका मतलब इस कंपाउंड में प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है। अब हमें देखना OH राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। इसमें कायरल कार्बन एक ही है तो बस सीधा देख लेंगे, ये राइट साइड है तो इसको क्या बोल देंगे, D बोल देंगे। यदि ये लेफ्ट होता तो क्या हो जाता, L। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले में देखो बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है, सब कुछ सही है। हाँ भाई CHO CH2H ये टॉप पे भी है। अब देख दो कहाँ देखना, या तो सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन का मतलब क्या है, ये कार्बन और ये हो गया सेकंड लास्ट, या फिर लास्ट कायरल कार्बन, वो कौन सा है, वो यही है, क्योंकि ये तो कायरल है नहीं, क्योंकि दो हाइड्रोजन आ गए, दोनों वैलेंसी सेम हो गई। तो इसमें OH कहाँ पे है, राइट साइड है, राइट साइड है तो क्या हो जाएगा, D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा हुआ वर्टिकल पर, सेकंड लास्ट कार्बन और लास्ट कायरल कार्बन, देख लो OH क्या है, लेफ्ट साइड है तो क्या हो गया L। बस इतना सा है ना। इसमें क्या हो जाएगा, D और L इतना फाइंड आउट करना है बस हमें। और इसमें देखो कभी कभी है ना बच्चे ये समझ लेते हैं कि इस DL का मतलब भी ये DL है, ऐसा नहीं है। स्मॉल DL और कैपिटल D में फर्क है। कैपिटल D यूज किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए और स्मॉल d यूज किया जाता है, वो बताएगा प्लेन पोलराइज लाइट को वो क्लॉकवाइज मतलब डेक्स्ट्रो करेगा या लेफ्ट करेगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लिवो रोटरी के लिए स्मॉल l और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए D। लेकिन D और D में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि यदि D होगा तो वो डेक्स्ट्रो ही करेगा, लेफ्ट लिवो भी कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, RS कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में RS कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सिंपल हमें दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करना आना चाहिए, वो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ा था CIP रूल। उसमें मैंने बताया था कि हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नेक्स्ट कार्बन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप उस लेक्चर को पहले देख लो, क्योंकि उसके रूल कभी यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, पहली बात, पहले प्रायोरिटी असाइन करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। देन हम क्या करेंगे 1 to 3, मतलब जैसे एक कार्बन की 4 वैलेंसी होंगी X Y Z W। यदि किसी की प्रायोरिटी 1 है, मान लीजिए इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो हमें क्या करना, पहले 1 से 2 जाना है, 2 से क्या जाना है 3। अब यदि 1 to 3 जाने में क्लॉकवाइज आ गए, मतलब जैसे इसमें मुझे कैसे जाना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बोल देंगे S, और यदि क्लॉकवाइज जाएंगे तो R। इतना सा ध्यान रखना है, पहले प्रायोरिटी असाइन करनी है। मूव कैसे करना है, 1 to 3 करना है, क्लॉकवाइज मतलब R, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। इतना ये तो हमारा फिक्स है, इतना याद रखना ही है। ठीक है, अब हमें ये देखना है हमारी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, क्या वो वर्टिकल है, क्या वो हॉरिजेंटल है। इन केस यदि वर्टिकल है तो हमारा ये रहेगा, और मान लीजिए वर्टिकल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करके वर्टिकल बनाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाले में सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कैसे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब चेक करो हमारी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, वर्टिकल पे है, बिल्कुल है, F नीचे की तरफ लिखा हुआ है। अब इसका कैसे करना है, जाना कैसे है, 1 to 3, 1 से गए 2, 2 से गए 3। कौन सी डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखो ऐसे पेन घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ऐसे हो गया। सिंपल है ना, पहले प्रायोरिटी, फिर देख लो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है। इसमें चेक करो कार्बन से कौन कौन अटैच है, कार्बन अटैच, कार्बन अटैच, कार्बन अटैच, यहाँ पे क्या हो अटैच, OH, इसकी प्रायोरिटी 1। अब डायरेक्ट ही तीनों क्या अटैच है, कार्बन, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट आइटम कौन सा अटैच है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl, हमें पता है Cl पहले नंबर पे आता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया फोर्थ। इसमें भी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ गई, वर्टिकल पे आ गई। तो क्या करेंगे, 1 to 3 जाओ, ये गए 1 to 3, R आ गया, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आंसर क्या हो गया, R हो गया। इस टाइप से यदि फोर्थ वैलेंसी वर्टिकल पे है, सिंपल हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्या भाई, यदि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पे आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, हॉरिजेंटल पे है तो क्या करेंगे, वर्टिकल पर लेके आएंगे। वर्टिकल पर कैसे लेके आते हैं उसको समझते हैं। पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्रायोरिटी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, फोर्थ वैलेंसी हमारी हॉरिजेंटल पे आ गई। अब लेके कहाँ पे आनी है, वर्टिकल पे, चाहे तो इधर की तरफ ले जाओ, चाहे नीचे की तरफ ले जाओ। मान लीजिए मुझे यहाँ ले आता हूँ मैं इसको,
OH को यहाँ ले जाऊँ। अब एक बात बताओ, जब H और OH को चेंज कर दिया तो इस कंपाउंड में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? एक बार चेंज हो गया, उस चेंज को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और चेंज कर देंगे। अब वो चेंज या तो NH2 को यहाँ कर दो या फिर बाद में OH और NH2 को आपस में चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए पहले वाला मैं लिखता हूँ, H और OH को चेंज किया मैंने, बस क्या किया, H और OH को चेंज किया। यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, H। अभी तक कितना चेंज हुआ है, एक। उस एक चेंज को कैंसिल आउट करने के लिए एक और चेंज करना पड़ेगा। बोलो भाई, करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि कैंसिल आउट करना है, या तो इसके साथ चेंज कर दो या इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक चेंज कर लो। मान लीजिए मैंने कर दिया OH और यहाँ लिख दिया CN और NH2 चला गया ऊपर और H आ गया हमारा नीचे। अब कर दो इसका कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल है। कैसे करेंगे बोलो? प्रायोरिटी हमें पता ही है, 1 2 3 और 4। फोर्थ वर्टिकल पे आ चुकी है, क्या करेंगे, 1 2 3 जाएंगे, ये गया, कैसा आया, R। आंसर क्या हो गया, R। तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रायोरिटी सबसे पहले दे देना है, दूसरा ये याद रखना हमेशा 1 2 3 जाना है। तीसरा क्या याद रखना है कि क्लॉकवाइज गए तो R, एंटी क्लॉकवाइज गए तो S। ये तीन चीज़ फिक्स है, चाहे वो फिशर प्रोजेक्शन हो, चाहे वो वेज डैश हो, ठीक है। बस ध्यान क्या रखेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल हो, यदि वर्टिकल नहीं है तो उसको क्या करेंगे, जैसे मैंने रोटेट करके इसको वर्टिकल किया, एक चेंज किया तो दूसरा चेंज साथ के साथ कर देंगे, ताकि वो पहले वाला चेंज कैंसल आउट हो जाए। कई बच्चे क्या करते हैं, चेंज एक ही करते हैं और उस केस में वो क्या कर लेते हैं, यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इसका मैं प्रायोरिटी करूं 1 2 3 और 4, वर्टिकल पे तो 4 आ ही चुका है, क्या करेंगे, 1 2 3 जाएंगे। बताओ कैसे आया, एंटी क्लॉकवाइज आया, आंसर क्या आ गया, S। तो यदि एक चेंज किया तो वो क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, S का क्या बना देते हैं, R। लेकिन कभी कभी हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि आंसर ऐसा है, सीधा टिक मार देते हैं, भूल जाते हैं कि R भी बनाना था। इसलिए मैं कहता हूँ पहला चेंज यदि आप एक कर चुके हो उसको कैंसल आउट उसी टाइम करो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। ये ध्यान रखना, उससे कन्फ्यूजन नहीं आएगा कभी। ये वाला क्वेश्चन आप घर से करना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। आप ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी आपने एग्जाम में देखा होगा ऐसे लिखा हुआ है 2R 3S 2R 3R, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमें 2R 3R भी डिसाइड करना पड़ता है। ये 2R 3R क्या है, ये सिंपल IUPAC नोमेनक्लेचर वाली नंबरिंग है। प्रिंसिपल कार्बन चेन में हम नंबर डिसाइड करते थे, वही नंबरिंग है ये 2R 3R, ठीक है। तो इसलिए आपको IUPAC नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर भी देखना है। समझ आ गया होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि पहले आप उस लेक्चर को देखो, फिर उस लेक्चर की PDF डाउनलोड करके पढ़ो। डाउनलोड कहाँ से करनी है, BY's क्लासेज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर हम इस लेक्चर के जस्ट बाद PDF अपलोड करते हैं, डाउनलोड करो। एग्जाम मतलब नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले उसको पढ़ लो। और बेनिफिट क्या है, जैसे हमारे पास 4-5 डेज बचेंगे एग्जाम टाइम में, तो उस टाइम इन PDF को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, बाकी नोट्स को रेफर करने की नीड हमें नहीं पड़ेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें और अपडेट आते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें करते हैं, इस क्वेश्चन में बताओ भाई क्या होगा। ये OH फंक्शनल ग्रुप है, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर वाली। इधर से चलूंगा तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आया, इधर से करूंगा तो 1 2 दूसरे पे आ गया। इसका मतलब ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही है, नीचे वाली नंबरिंग से क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर पे आया। तो ये तो पता चल गया कि नंबरिंग कौन सा सही है हमारा, ऊपर वाला। तो ये वाला कार्बन हमारा सेकंड है, ये वाला कार्बन हमारा सेकंड है, और ये वाला कार्बन, चलो इसको इस साइड कर देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा, है ना। इधर से करता हूँ तो ये वाला कार्बन हमारा सेकंड है, ये वाला कार्बन हमारा 3rd है। 2 3 तो डिसाइड हो गया। अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। यहाँ OH नंबर 1, यहाँ H 4 नंबर, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, O, इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, 3rd होगा कि सेकंड, ये हो जाएगा 3rd, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेकंड। बताओ कैसे जाना है, 1 2 3 जाएंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 जाओ, या पहले इसको चेंज करो। पहले हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा CH3 के साथ इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा और OH को उसके साथ बाद में चेंज कर देंगे। ये मान लीजिए चेंज भी तो करना है, CH3 को तो चेंज कर दिया है ना, ये CH3 आ गया, ये हाइड्रोजन, ये OH,
और नीचे वाला जो भी है उसको एज इट इज रहने दो। एक का बताऊंगा, दूसरे का आप खुद करेंगे। अब क्या करूंगा, इस CH3 को एज इट इज रखेंगे, OH को यहाँ ले जाऊंगा और सॉरी उसको चेंज कर देंगे तो वापस हॉरिजॉन्टल आ जाएगा ना, इसलिए हमें क्या करना है, इनको आपस में चेंज कर देना है। किनको आपस में चेंज कर देना है, CH3 और OH को। तो OH इधर आ गया और CH3 यहाँ आ गया और H हमारा है ये, बाकी एज इट इज आएगा। नंबरिंग हमें याद ही है कैसे किया था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ। अब हमारा वर्टिकल पर आ चुका है, वर्टिकल पे आ गया है तो 1 2 3 कर दीजिए, ये कर दिया 1 2 3 और क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, एच लिख देंगे। सिंपल है कि नहीं है। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ पे चेंज नहीं करते, सिंपल यहीं पे आंसर निकालने की कोशिश करते, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कर दो भाई। 1 2 3 1 2 3 करने में क्या है, आसान है ना। ये 1 2 3 क्या आ गया, क्लॉकवाइज मतलब R। लेकिन कितना चेंज किया हूँ अभी तक, एक चेंज किया हूँ तो R को क्या कर दूंगा S। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करें, क्योंकि एग्जाम में गलती ना हो। कभी आंसर ये आते ही इतने एक्साइटेड होते हैं, अरे मैंने तो एक आंसर निकाल दिया, डायरेक्ट भर देते हैं फिलअप सर्कल को, है ना। तो ये ध्यान रखना, जब भी एक चेंज करो दूसरा चेंज साथ के साथ कर लो, नहीं तो जो आंसर आया उसका उल्टा करके लिखें, ये याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वेज डैश। वेज डैश में क्या है, वही वाला फार्मूला सेम। क्या करेंगे, असाइन करो लिस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे। जैसे यहाँ पे वर्टिकल था फोर्थ प्रायोरिटी, यहाँ पे क्या है डैश लाइन पर है, बस इतना सा डिफरेंस है। मूव क्या करेंगे 1 2 3, क्लॉकवाइज R एंटी क्लॉकवाइज S, सब कुछ वही है, बस डिफरेंस क्या आ गया, यदि वेज डैश दिया गया है तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे हो, डैश पर हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। बोलो भाई प्रायोरिटी डिसाइड करो, Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, फिर Cl, फिर ऑक्सीजन, फिर CH3, ये तो होगी डिसाइड। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, कुछ भी दिक्कत नहीं, ना कुछ चेंज करना। क्या करना है 1 2 3 जाएंगे, जाओ 1 2 3, ये गए क्या आ गया R, क्यों क्लॉकवाइज है। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसमें डिसाइड करो प्रायोरिटी। OH पहला, C डबल बॉन्ड OH दूसरा, ये तीसरा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना जल्दी कैसे कर ले रहा हूँ, मैं इसलिए कर ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, रिवाइज किया हूँ, और आप लोग रिवाइज नहीं किए हो। अब ये बताओ क्या फोर्थ प्रायोरिटी हमारी डैश पर है क्या, नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, डैश पर लेके आएंगे। डैश पे लाने का फार्मूला सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, H को उठा के यहाँ ले जाओ, कर दो भाई चेंज। ये CH3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये H, ये OH, हो गया। इतना चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ है, एक चेंज को कैंसिल आउट करने के लिए एक चेंज और करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, कर दो भाई। ये CH3 हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये H हो गया, और ये हमारा OH हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर मुझे तो अच्छा मतलब आपको अच्छा लगा इसलिए आपने ये चेंज कर दिया। आप चाहे इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक चेंज और करना है, बस इसको यहाँ से मत हिलाना, क्योंकि ये तो हमारा मेन मुद्दा था ना कि इसको यहाँ डैश पे लेके आना है, ठीक है। बस इतना है करना है। बोलो चेंज हो चुका है, प्रायोरिटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं 1 2 3। अब 1 2 3 का होल हो जाए, कैसा आ गया, क्लॉकवाइज किया R आ गया। सिंपल इतना सा है। मतलब याद क्या रखना है, वेज डैश हो या फिशर प्रोजेक्शन हो, यदि फिशर प्रोजेक्शन है फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल, नहीं है तो उसको घुमा के लाएंगे, और यदि वेज डैश है और उसमें डैश पे नहीं है तो फिर घुमा के लाएंगे। फोर्थ प्रायोरिटी फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल पर रखनी है और वेज डैश में हमें डैश पर रखनी है। अब बहुत सारे टीचर आपको ना कभी बोल देंगे क्लॉकवाइज को S बोलने लग जाओ, एंटी क्लॉकवाइज को R बोलने लग जाओ, नहीं आपको 3 2 1 जाना है, 1 2 3 ऐसे नहीं जाना। मैंने सीधा बता दिया कि आप पहले प्रायोरिटी असाइन करो, दूसरा 1 2 3 जाना है हमेशा। 3 2 1 का गेम ही खत्म कर दो, जैसे आपको अभी तक आपने पढ़ा होगा, बताया भी होगा। 1 2 3 जाना है और प्रायोरिटी असाइन करना है। फिर ये देखना है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा R होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा S होगा। ये 3 चीजें हमें फिक्स है। अब बस ये देखना फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल पे और डैश लाइन पे है तो वेरी गुड, नहीं है तो चेंज करना सीख ही गए हैं। एक चेंज करने से ही आ गया तो या तो यही आंसर फाइंड आउट करके लिख लो, नहीं चाहते ये करना क्योंकि मिस्टेक होने के चांस है तो एक और चेंज कर लो।
फिर आर एस फाइंड आउट करो, सबसे बेस्ट मेथड वही है, ठीक है। इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं कहीं। नेक्स्ट भाई रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियोमर, हाँ ये बड़ा आसान है, एक है इनेंचोमर और दूसरे डायस्टीरियोमर, इस टाइप के रिलेशनशिप है। इनेंचोमर बड़ा आसान है, कैसे, बस एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। पहली बात तो यदि दो कंपाउंड में रिलेशन पूछा गया है तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बननी चाहिए, एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ऐसा भी एग्जामिनर दे सकता है, ऑल द इनेंचोमर आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, बिल्कुल सिंपल। यदि एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये P है तो ये वाला है, ये क्लॉकवाइज करेगा तो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो बिहेवियर अलग तो होगा ही, ठीक है। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है कि इन दोनों में रिलेशन पूछा, अब बताओ इसकी मिरर इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इसको इसके ऊपर लेके जाओ, लेके जाऊंगा तो OH किसके ऊपर आएगा, H के ऊपर, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में इनेंचोमर है। इसमें देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की मिरर इमेज तो बन ही रहा है, सबको दिख रहा है। अब इसकी तरफ शिफ्ट कर दो, OH कहाँ पे आएगा, H के ऊपर, क्या सुपर इम्पोजेबल हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हो गए, दोनों आपस में इनेंचोमर हो गए। ऐसा है कि नहीं है, ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बताओ भाई, इसमें जिस बच्चे ने बता दिया उसको मेरा समझ आ गया मैंने क्या बोला था। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, H के मिरर इमेज तो सबको दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगी तो क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर मिरर, मतलब ये आ जाएगा ना, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गई। तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और मैंने तो बोला था इनेंचोमर है, यदि ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तभी वो इनेंचोमर हो सकते हैं। अब देखो देखने में तो ये क्या लग रही है, मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं हो रही। लेकिन एक काम यहाँ देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको थोड़ा सा है ना, मैं शिफ्ट करता हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए COH को घुमा के मैं ऐसे कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, पूरा कंपाउंड को जब आप घुमा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आ गया और ये वाला OH ऐसे घुमा रहा था, तो OH कहाँ दिखेगा, आप इधर दिखेगा, ये H इधर दिखेगा, ये H इधर दिखेगा, ये H इधर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इधर। फर्स्ट और थर्ड कंपाउंड देखो, पूरा ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया हूँ, उस ऐसे घुमाने से, पूरा कंपाउंड घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, घुमा दिया 180 डिग्री से। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड है। क्या है, आइडेंटिकल, दोनों इनेंचोमर नहीं है। देखने में एक बार इनेंचोमर लग सकते थे, लेकिन ध्यान रखना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। अब देखो देखने से हमें पता ही नहीं चल रहा कि मिरर इमेज है या नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले तो साफ साफ लिखा हुआ था। अब तो देखो F इधर है, F इधर है, बिल्कुल सही, आयोडीन इधर है, आयोडीन इधर चला गया। अब आप जादूगर तो हो नहीं कि देख लोगे, तो यहाँ पे काम आता है RS। क्या काम आता है, RS। यदि किसी कंपाउंड का जो दिया गया था उसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो उसके इनेंचोमर का क्या होगा, S होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो कंपाउंड आपस में इनेंचोमर नहीं है। देख लेते हैं, बताओ भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, करो। Br को देंगे कि आयोडीन को, आयोडीन को देंगे। 1 2 3 4 घुमा रहा हूँ, कैसे आ गया, सही है क्या, ऐसे निकालना नहीं है, क्यों, क्या गलती किया बताओ भाई, इसलिए तो मैंने किया था गलती बताने के लिए, नहीं समझ आई गलती, मुझे तो आ गई, बोलो। सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी को कहाँ लेके जाना है, वर्टिकल पे। तो मैं यहाँ ले गया, तो मैंने क्या कर दिया, Cl इधर, Br इधर, आयोडीन इधर, F इधर, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर दूंगा, एक चेंज और कैसे करेंगे, इसको इधर ले जाओ, आयोडीन इधर और Br इधर, Cl इधर, F इधर। बताओ भाई अब नंबरिंग करो, ये तो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल आ चुकी है। अब सिंपल क्या करना, 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 गया तो क्या आ गया, क्लॉकवाइज, आंसर क्या आ गया, R। इसका फाइंड आउट करो।
फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले फोर्थ को वर्टिकल लेके आएंगे, एक चेंज ये कर दिया और एक इनको चेंज कर दो, एक ही बार में बता रहा हूँ, अब बार बार नहीं करेंगे क्योंकि मतलब अपना हो गया प्रैक्टिस। अब F इधर आ गया, Cl इधर आ गया, आयोडीन इधर आ गया और Br, एक ही बार में दो चेंज कर दिया। जरूरी नहीं है ऐसे लिख लिख के देखना, जैसे यहाँ देखा है एक ही बार में कर दो, इन दोनों को आपस में कर दिया, इन दोनों को आपस में कर दिया, दो चेंज हो गए, मतलब कैंसिल आउट हो गया। अब नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4, बताओ भाई कैसे करेंगे 1 2 3, चलो चलो 1 2 3 1 2 3 गए, क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S, मतलब इसका R था, इसका क्या है S, दोनों क्या हो गए इनेंचोमर हो गए, बस इतना सा था। अब नेक्स्ट आता है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर में क्या होगा, नोट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पहली बात तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, दूसरी बात वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर भी, लेकिन इनेंचोमर में ओनली ऑप्टिकल आइसोमर ही इनेंचोमर शो करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं करते। यहाँ पे क्या है ऑप्टिकल भी है और GI भी है। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डायस्टीरियोमर, ये हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, यदि ऑप्टिकल वालों में देखना है तो एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। कितना होना चाहिए 2। इसको समझते हैं क्यों बोला मैंने ऐसा। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दिया रहता अपने को, बताओ भाई ये वाले को हम करते हैं, दिख रही है क्या मिरर इमेज, नहीं कुछ उल्टा सीधा लिखा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दो 1 2 3 4 ऐसा हो गया। फिर चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे आ गई, चेंज किया, इसको मैं ले गया यहाँ पे और इसको ले गया यहाँ पे, कर दो भाई ये H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये NH2 और ये CH3, एक ही बार में दोनों चेंज कर दिया कैंसिल आउट करने के लिए। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये फोर्थ वर्टिकल पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, घुमा देंगे, कैसा घूम गया R हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, पक्का है ना, ठीक है। इसका आप निकालना क्या होगा, मैं निकालूंगा फास्ट निकालूंगा एकदम से, मैं ऐसे नहीं करता तुम्हारी तरह घुमाना फिराना, सीधा ये लिखा मैंने H, ये आपस में चेंज किए और इनको रफ किया मैंने, ये आपस में चेंज किए, यहाँ लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिखा CH3, चेंज हो चुका है। अब मेरे को बस 1 2 3 करना है, 1 2 3 4। कैसे करेंगे, ऐसे जाऊँगा कि ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा क्योंकि 1 2 3 जाना है, पूरा सर्कल बन गया रे ये तो। कैसे जाना है 1 2 है रे, सही है क्या नहीं है, बोलो क्या आ गया R आ गया ये भी। तो R का मतलब क्या है, ना तो इनेंचोमर ना डायस्टीरियोमर। जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R आ गया तो उसको क्या बोलेंगे आइडेंटिकल, सिंपल, बस इतना सा है। अब कभी कभी क्या होता है एक में है ना, जैसे इसका हम बनाएंगे तो या तो मिरर इमेज बनेगा या सेम बनेगा, अलग नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि दूसरे कायरल कार्बन पर चेंज नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं, दो कायरल कार्बन है, सब में किसी एक कायरल कार्बन पर चेंज हो जाए और किसी दूसरे कायरल कार्बन पर चेंज ना हो तो वो क्या हो जाएंगे डायस्टीरियोमर। क्या बोला, मतलब दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन हो लेकिन किसी एक पर चेंज हो जाए और बाकी पर ना हो तो क्या बोल देंगे डायस्टीरियोमर। OH दोनों एक साइड है, यहाँ पे एक OH इस साइड, एक OH इस साइड, मतलब एक पर चेंज हो गया एक पर चेंज नहीं हुआ, दोनों क्या हो गए डायस्टीरियोमर, ठीक है ना। नहीं है, यहाँ दोनों OH को क्या हुआ, दोनों पलटी मार गए, मतलब क्या बन गई मिरर इमेज बन गई। फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की आपस में क्या है मिरर इमेज है, देखो ऐसे घूम गया है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है और क्या आंसर हो जाएगा इनेंचोमर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। थर्ड वाले में देखो, अरे कुछ फालतू लिख दिया, अरे उल्टा सीधा, क्या निकाल पाओगे, दिख रहा है क्या मिरर इमेज है या नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम एक बार RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे और वहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि ये काम करेगा या मतलब डायस्टीरियोमर होगा या इनेंचोमर होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं एक का बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का आपस में क्या रिलेशन है, इनका कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताऊंगा, है ना। इसका ध्यान रखना आप। एक बार मैं सेट कर लेता हूँ बोर्ड को, थोड़ा जगह बना लेता हूँ। जगह बनाना यहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्यों, क्योंकि ये सब डिजिटल पैनल का दिक्कत है सब, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का हम निकालने जा रहे हैं। पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी असाइन करेंगे। इस वाले में मैंने प्रायोरिटी असाइन करी, फर्स्ट आ गई, इस वाले में करी सेकंड होगी,
इस वाले में करी थर्ड होगी और ये करेंगे फोर्थ। इसकी तो वर्टिकल पर है, वर्टिकल पे है तो सीधा निकाल देंगे 1 2 3 का होल क्या हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आर। नीचे वाले में देखो आप, नीचे वाले की नंबरिंग किया 1, इधर वाला 2 हो गया क्योंकि तीनों हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4। अब हमारा फोर्थ वाला कहाँ पे है, हॉरिजेंटल पर है। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, OH को और H को आपस में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, OH और H को आपस में चेंज कर दिया और फिर उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करूँगा, CH3 और OH को आपस में चेंज कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ वैलेंसी वर्टिकल पे रहेगी, क्यों, और हमारा जो चेंज किया था वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गए ना 2 चेंज, ये हो गया OH। अब सिंपल गेम कर देंगे अपना प्रायोरिटी वाला। कैसे करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 1 2 3 हो जाएगा। कैसे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा आ गया, ऐसा आ गया। इसमें सिंपल तुम अपना दिमाग से करना, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, अपना फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। कैसे करूँगा, ये OH को और H को और CHO को, H को मैं ले जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे। CHO को ले आया यहाँ पे, लेकिन उसको कैंसिल आउट करने के लिए CHO को कहाँ ले गया, यहाँ पे, और OH आ गया यहाँ पे। ऐसे ही नीचे वाले में करूँगा। नीचे वाले में क्या करना है मुझे, H को वर्टिकल बनाऊंगा पहले। H को वर्टिकल कैसे बनाऊंगा, ये H यहाँ, ये CH3 यहाँ लेके जाना था, लेकिन CH3 कहाँ चला गया, यहाँ। क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट भी तो करना था 2 चेंज लेकर। तो अब प्रायोरिटी करो 1 2 3 4 1 2 3 कर दो। अब ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आया, सॉरी आर लिख दिया मैंने। 1 2 3 देखो 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S। और यहाँ पे नीचे क्या हुआ, 1 2 ऊपर वाला 3 वाला ये कार्बन 4 ये वर्टिकल पे है ही। क्या कर देंगे 1 2 3, ये भी क्या आ रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, क्या हो गया S एंटी क्लॉकवाइज। दोनों क्या आ गई S S, इसमें क्या आ गई R S। बोलो भाई क्या होगा, यदि कंप्लीट चेंज होता तो क्या होता, ये S S और ये दोनों क्या हो जाते R R। यदि ऐसा हो जाता कंप्लीटली उसका उल्टा हो जाए, उनको बोलेंगे इनेंचोमर। यदि एक चेंज हो गया एक नहीं हुआ, उसको क्या बोल देंगे, डायस्टीरियोमर। कैसे रिलेशन हुआ, डायस्टीरियोमर। तो इस टाइप से RS फाइंड आउट करते हुए आपको इनका दोनों का रिलेशन बताना है। यदि हमारे पास 2 कायरल कार्बन है तो या तो वो RS हो सकते हैं, RR हो सकते हैं, या फिर SS या फिर RS या फिर SR। यदि पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाए, RR का SS बन जाए, SS का RR बन जाए, ऐसा RS का SR बन जाए और SR का RS, तो इसको क्या बोल देंगे, इनेंचोमर। क्या बोल देंगे, इनेंचोमर। और यदि एक कोई चेंज हो जाता, जैसे RR का क्या बन जाता, क्या बन जाता RR का, ये कन्वर्ट होके बन जाता SR, ये कन्वर्ट होके बन जाता RS, ये कन्वर्ट होके बन जाता SS और ये बन जाता RR। मतलब कोई एक चेंज हो जाता तो उसको क्या बोल देते, डायस्टीरियोमर। इनेंचोमर और डायस्टीरियोमर में इतना ही है, लेकिन ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में सिंपल सिंपल देखते ही पता चल जाएगा। जिस बच्चे को ये पता है कि इनकम्प्लीट चेंज हुआ है, मतलब किसी एक पे हो गया या किसी एक पर नहीं हुआ, वो डायस्टीरियोमर। यदि दोनों के दोनों पलटी मार गई तो इनेंचोमर। ये बस इनेंचोमर डायस्टीरियोमर है। नेक्स्ट आता है एपीमर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन है एपीमर, 2 मोनोसैकेराइड डिफर एट ए सिंगल स्पेसिफिक कायरल कार्बन। किसी एक कार्बन पर चेंज होगा और कार्बन कैसा होगा, कायरल। जैसे ये कंपाउंड देखो HOH HOH OH HOH, इसमें देखो OH इधर आ गया, इसमें इधर था, राइट था, इधर लेफ्ट हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एपीमर। क्या हो जाएंगे, एपीमर। एपीमर इनेंचोमर डायस्टीरियोमर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। हो सकता है ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर भी हो सकता है ये दोनों आपस में इनेंचोमर भी हो, लेकिन एपीमर एक क्या देखना है, किसी एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पर चेंज होना चाहिए। चेंज कौन से वाले पे है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड, सेकंड वाले पे चेंज हुआ तो बोल देंगे C2 एपीमर। थर्ड वाले में देखो यहाँ पे HOH बिल्कुल एज इट इज है जैसे इसमें था, यहाँ पे HOH चेंज हुआ क्या, OH वहाँ पे लेफ्ट में है, इधर राइट में था,
तो इसका मतलब यहाँ चेंज हो गया। बाकी दोनों एच दिख रहे हैं मुझे, तो इसमें ओ एच लेफ्ट है, इसमें राइट है, इसमें ओ एच लेफ्ट है, इसमें राइट है, मतलब कौन से वाले पे चेंज होगा, किसी एक पे चेंज हुआ तो आपस में फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए, एपीमर। अब लिखना हो तो कौन सा हो जाएगा, C3, क्योंकि 1 2 थर्ड वाले कार्बन पर चेंज हुआ तो C3 एपीमर हो गया। नेक्स्ट है मीजो कंपाउंड। अच्छा, मीजो कंपाउंड में देखो पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एकायरल। एकायरल का बिल्कुल सीधा सा मतलब है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। अब आप बोलोगे सर ऑप्टिकल इनएक्टिव ही बोलना था तो फिर मीजो क्यों बोला, इतनी जल्दी मत करो क्योंकि आगे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो सेकंड वाला देख लेते हैं, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन इंट्रामोलिकुलर, या तो इंटरनल बोल दो या इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन की वजह से इनएक्टिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब है समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन। अच्छा, ये बड़ी मस्ट कंडीशन है, मतलब अच्छी, मतलब याद रखने वाली कंडीशन है कि 2 कायरल कार्बन होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड आ जाता, CH3 यहां लगा हुआ है, बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। दूसरा, इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है, 0। तो 0 कायरल कार्बन हो या 1 कायरल कार्बन हो, वो दोनों कंपाउंड कभी भी मीजो कंपाउंड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मिनिमम कायरल कार्बन कितना है, 2। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ऑप्शन में ये चेक करो कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके अंदर कायरल कार्बन 2 है ही नहीं, 2 से कम है, तो वो तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। बाकी 2 को चेक करना वो मैं बता ही दूंगा कैसे करना है। दोनों क्या होने चाहिए, एक कायरल। एक कायरल का मतलब क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इस कंपाउंड को देखो, अब यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया, हुआ कि नहीं, चेक करो भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, OH के नीचे OH आ गया, Cl के नीचे Cl, ClH के नीचे H, ये तो हो गई फुल कंडीशन, कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव तो है। अब ये देखना है 2 कायरल कार्बन है क्या, इस कार्बन को चेक करो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब 2 कायरल कार्बन है। ऐसे 2sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिनकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मीजो। मीजो की कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव विद एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन। इसमें भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरल सेंटर ये भी है और ये भी है, ये भी हो गया मीजो कंपाउंड। ये वाला देखो, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ पे एक H है, एक Cl है, दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। ये वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ पे कार्बन Cl बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये भी एक कायरल कार्बन हो गया, और ऐसे ही ये भी कायरल कार्बन। तो 2 कायरल कार्बन तो है। अब चेक क्या करना है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, बिल्कुल चेक करो। चेक किया, मिरर इमेज मिल गए दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड 2 कायरल कार्बन भी रखता है और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मीजो कंपाउंड। तो तीनों ही कंपाउंड जो दिए गए हैं मीजो है। अब इस इंटरनल कंपनसेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि कंपाउंड का आधा पार्ट तो अलग डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहा है, मतलब रोटेट करेगा, और आधा पार्ट लाइट को क्या करता है, दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करता है। वो हमें कैसे पता चलेगा, एक बार इस कंपाउंड का आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना, यदि ये R होगा तो ये क्या हो जाएगा S, और ये S होगा तो ये क्या मिलेगा R। तो मीजो कंपाउंड में जो 2 कायरल कार्बन है ना, यही आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं आपस में, मतलब ये राइट को डेक्स्ट्रो कर रहा था तो ये क्या करेगा, लीवो, मतलब किसी दूसरे कंपाउंड को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपस में ही आधा पार्ट ऊपर घुमा देगा। जैसे मैं हूं, मान लो मुझे आगे चलना है, मेरा ऊपर वाला पार्ट तो आगे जाने लग जाए और पैर मेरे पीछे खींचने लग जाए, तो मैं क्या आगे जा पाऊंगा, नहीं, मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा। तो वही मीजो कंपाउंड का गेम है। इसका जो आधा पार्ट है वो लाइट को ऐसे रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज, तो दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज, लाइट कट जाएगी और लाइट सीधी वैसे ही प्लेन पोलराइज जैसी थी वैसी दिखेगी, इसलिए बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड और रेसेमिक मिक्सर में यही डिफरेंस है बस। रेसेमिक मिक्सर क्या है, 1:1 मिक्सर ऑफ एनेंटियोमर, मतलब इसके अंदर 2 कंपाउंड होंगे और एक पूरी लाइट को यदि डेक्स्ट्रो कर रहा होगा तो दूसरा पूरी लाइट को क्या करेगा, लीवो करेगा। उन दोनों के मिक्सर को क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सर, मतलब ये 2 कंपाउंड का मिक्सर है। मीजो क्या है, एक ही कंपाउंड है। यहाँ कितने कंपाउंड है, 2, इसलिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल कंपनसेशन। मान लीजिए एक डिब्बा लेते हैं, ये हमने एक डिब्बा लिया, ठीक है, क्या किया, ये डिब्बा लिया, इस डिब्बे में एक कंपाउंड ए डाला, एक डाला बी। ए रोटेट करता है डेक्स्ट्रो और बी करता है लीवो, तो फाइनली जो डिब्बे में मिक्सर बन जाएगा वो क्या करेगा, लाइट को ना तो डेक्स्ट्रो कर पाएगा ना ही लीवो। इसी मिक्सर को हम क्या बोल देंगे, रेसेमिक मिक्सर।
कर लोगे ना ये क्वेश्चन? इन दोनों को देख के पता चल जाएगा क्या रेसेमिक है या नहीं है। देखो भाई इसकी मिरर इमेज दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल दिख रहे हैं। दोनों सुपर इम्पोजिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि मैं शिफ्ट करूंगा तो ये OH जहां जाएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है? H। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है और मिरर इमेज भी है। दोनों आपस में कैसे रिलेशन रखते हैं? इनेंचोमर। और जब इन इनेंचोमर को एक डिब्बे में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रेसेमिक मिक्सचर। थर्ड वाला और सेकंड वाला देखो, मिरर इमेज है क्या? नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो चांसेस है कि वो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर के लिए कंडीशन क्या है? एक जगह तो चेंज हो जाए और एक जगह चेंज ना हो। OH इधर की साइड था, इसमें OH इधर की साइड है। यहाँ पे OH लेफ्ट ही था, यहाँ पे OH लेफ्ट ही है। एक कार्बन कार्बन पर चेंज हुआ है, एक पे नहीं हुआ, तो दोनों आपस में क्या हो गए? डायस्टीरियोमर। अब यदि मैं सेकंड और थर्ड को डिब्बे में डालूंगा तो क्या वो रेसेमिक मिक्सचर देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनेंचोमर को डिब्बे में डालने से ही रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान है। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, एक करेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोनों के फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए PDF को डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले भी लिखे हुए मिलेंगे और एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है। हाँ, अब देखिए यदि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। और ऑप्टिकल इनएक्टिव का फार्मूला क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि यदि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो उसके अंदर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यदि सिमेट्रिकल है तो ऐसा कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, बताऊंगा नहीं, पढ़ लेना। क्रैश कोर्स है, दौड़ता हुआ कोर्स, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। बोलो भाई कितने कार्बन? एक है। कंपाउंड क्या है? अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 1। कितना आंसर हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर 2। दो ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो गए? 2। इसमें देखो ये Me, ये इथाइल, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, 2 की पावर n। आंसर क्या आ गया? 4। तो आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। इसमें देखो अब बताओ क्या होगा? ये CH3, ये CH3, ये H, ये H, ये OH, ये OH, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू सिमेट्रिकल कंपाउंड। सिमेट्रिकल कंपाउंड का फार्मूला कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या है? 2 का मतलब क्या है? इवन के लिए फार्मूला अलग है, ओड के लिए फार्मूला अलग है। अब 2 कैलकुलेट करेंगे, एक तो ऑप्टिकल एक्टिव, एक क्या करेंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोनों को देख लेते हैं कैसे होगा। 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n/2-1। यदि ऑप्टिकल निकालना हुआ एक्टिव वाला तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? n-1, तो 2 की पावर 2-1, तो 2 की पावर 1। आंसर क्या हो गया? 2। यदि ऑप्टिकल इनएक्टिव निकालना हुआ तो उसका फार्मूला क्या है? 2 की पावर n/2-1, तो आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 2/2-1। 2 की पावर 2/2 मतलब 2 की पावर 1-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ऑप्टिकल एक्टिव 2, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितना हो गया? 1। ऑप्टिकल आइसोमर कितना हुआ? दोनों का सम। आंसर क्या आ गया? 3। इस टाइप से फार्मूला यूज करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जैसे हमने पढ़ा था, स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। अब हम फाइंड आउट करेंगे कितनी ज्योमेट्रिकल साइट है और कितनी ऑप्टिकल साइट है। आंसर क्या कर देंगे? 2 की पावर n कर देंगे। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल साइट कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों की वैलेंसी क्या है? एक H है, एक CH3 अलग, ये H है और एक ये पूरा ग्रुप, दोनों अलग है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो 2 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया। आंसर आ गया 4। इस टाइप से हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, कौन सी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे तो कितने होंगे, नंबर ऑफ, ये देख लिया। तो ऑप्टिकल आइसोमर फिनिश। यदि नीट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए उसेन बोल्ट कोर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऑर्गेनिक आया और नहीं आया, पढ़ा और नहीं पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता। 12 से 13 क्वेश्चन सही होना है तो होना है। क्यों? क्योंकि उसेन बोल्ट कोर्स में वो छोटे से छोटा टॉपिक कराया जाएगा जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो नहीं पढ़ाया जाएगा जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है।
अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, होता किस वजह से? ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये घूमता रहता है। अब घूमेगा तो क्या होगा, इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन भी घूमेंगे, उनकी पोजीशन चेंज होगी, तो वो इतने इनफाइनाइट, मतलब ये जो कन्फर्मर बनेंगे, क्योंकि घूमता है, कितने भी एंगल में जा सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.1 डिग्री, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर बनते हैं किसी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से। ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है? ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। क्या है? कम से कम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हो। उसका मतलब अभी हम समझेंगे। तीसरा, ये जितने भी कन्फर्मर है ये क्या है? इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है। तो अब हम ये इसका मतलब समझते हैं, जो ये लिखा हुआ है मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड। जैसे मान लीजिए मैंने मीथेन लिया, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कितने कंटिन्यूअस बॉन्ड हुआ सिग्मा? एक तो ये, एक ये, 2 हुआ। क्या ये शो करेगा? क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर? नहीं करेगा। ठीक है। मान लीजिए H2O लिया, H2O का स्ट्रक्चर HOH। बताओ कितने कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? बोलो। एक ये और एक ये, 2 ही बना, तो ये भी शो नहीं करेगा। मतलब क्या है? कम से कम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हो। जैसे ये एग्जांपल लूं मैं H2O2 का, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? HOOH। बोलो भाई, सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए कंटिन्यूअस? 3 सिग्मा। तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करेगा। इसका मतलब ये था। तो मिनिमम कितने कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए? 3, तभी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जब भी हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर का, एक तो यूज करते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन, और इसको बनाते कैसे? साहॉर्स प्रोजेक्शन को यूज करते हुए। पहले न्यूमान समझते हैं। न्यूमान में मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बन गया। किसी भी एक कंपाउंड को फ्रंट वाला मान लो, जो भी फ्रंट कार्बन है उसको क्या करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी पीछे वाला है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे सर्कल से। अब डॉट वाले कार्बन में क्या क्या अटैच है? एक तो ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो डॉट से, ये लग गए। और हमारे बैक वाले कार्बन से कितना अटैच है, जिसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, उसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे ही सर्कल वाले से अटैच कर देंगे। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। जब फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से दिखाएं और बैक वाले को सर्कल से, और उससे लगी हुई वैलेंसी इस टाइप से दिखाएं, ये हो गया न्यूमान प्रोजेक्शन। बस समझ लो। अभी आगे जब हम इथेन का, ब्यूटेन का आगे बनाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। एक होता है साहॉर्स प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन में ऐसे दिखता है, जैसे मैंने अभी सिंपल सा लिखा हुआ था ना, वो सारे हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। इसमें समझने वाली बात ये है, ये ऐसे लगा हुआ जो पीछे बनाया था मैंने न्यूमान जिसका, तो इसमें समझने वाली बात ये है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला है, मतलब जो ये दोनों लाइन है ये एक दूसरे के पीछे है। न्यूमान प्रोजेक्शन में वो कैसे दिखेंगी? जैसे ये जो हमने बनाई थी, इसके पीछे वाली लाइन, इसके पीछे वाली लाइन कौन सी है? वो कहाँ दिखती है? यहाँ पे। तो ये हो गया। ये वाली जो लाइन है, जो ये टेढ़ी लाइन है, वो टेढ़ी लाइन ये वाली से मैच करती है। मतलब यदि वो ये वाली लाइन है तो इसके पीछे वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। और ये वाली जो लाइन है, इसके पीछे कौन सी लाइन है? ये वाली है। तो हमारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। और ये वाला H यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इस वाले कंपाउंड में देखो, अब X के पीछे क्या है भाई? बताओ। अब आप समझ आ गया तो H के पीछे X है, Y के पीछे Y है, Z के पीछे Z लिखा हुआ है। बस इतना सा समझना है। अब नेक्स्ट करते हैं हम। ये हो गया दोनों न्यूमान और रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया। बॉन्ड एंगल किसे बोलते हैं? बताओ। एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड। एक ही कार्बन पे जैसे 2 बॉन्ड बने हुए, उनके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। डाइहेड्रल एंगल किसको बोलेंगे? डिफरेंट एटम के जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों बॉन्ड के बीच में किसके बोला? बॉन्ड के बीच में। किसके? 2 डिफरेंट एटम्स के। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो क्या है? हो सकता है ये यहां से जाके मैच करे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो है हमारा डाइहेड्रल एंगल। बस इतना सा डिफरेंस समझना है। बॉन्ड एंगल एक ही कार्बन के 2 एटम के बीच का जो बॉन्ड एंगल बनता है वो है, और डाइहेड्रल डिफरेंट एटम्स के बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो वाला है। ठीक है।
अब आता है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू साइज ऑफ एटम, ड्यू टू साइज ऑफ बल्कि एटम, मतलब बड़े एटम हो जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। या जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ऐसा ही एक भारी भरकम आदमी यहाँ सुमो पहलवान आगे खड़ा हो जाए तो मुझे साइड में होना पड़ेगा कि नहीं? वही स्टेरिक स्ट्रेन है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आके खड़ा हो जाए तो दोनों में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो ये स्टेरिक स्ट्रेन है। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन उसकी वजह से है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, किसके बीच में? ये भी एटम है क्या? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है, यहां समझो, देखो मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनके बीच के रिपल्सन को क्या बोलते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि कंपाउंड में स्टेरिक स्ट्रेन है और टॉर्सनल स्ट्रेन है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। जब हम कॉन्फॉर्मेशन बनाएंगे तो हमें समझ आएगा कि कहाँ स्टेरिक स्ट्रेन लगा, कहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन लगा, टॉर्सनल और स्टेरिक दोनों एक साथ कहाँ लगा, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मर कौन कौन से होंगे। अब हमने एक बार हमने ये सीख लिया कि ऐसे बनता है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। दोबारा बना देता हूँ। न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा दिखता है? इस टाइप से, एक सर्कल से कार्बन और एक किससे? बिंदु डॉट से। ऐसे बनेगा इथेन का, इसी का, इसका बना लेते हैं, या मैंने इथेन का बनाया था वो हो गया। अब इसके डिफरेंट कन्फर्मर कैसे बनेंगे? हम रोटेट करते जाएंगे। कैसे? 60 डिग्री से। देखो वैसे तो इनफाइनाइट नंबर बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जब 60 से किया, फिर 60 से किया, फिर 60 से किया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। जैसे हमने बनाया था कि x के पीछे क्या है? y है, तो बना दो। ये हमारी हो गई, मान लीजिए इस कार्बन के मैंने एक बार बना दिया, ये x बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया। अब इस वाले कार्बन के कहाँ लगाऊं मैं? x के पीछे y, तो यहाँ लगा दो y, h के पीछे h, यहाँ लगा दो, h के पीछे h, यहाँ लगा दो। एक ये बन गया। अब रोटेट कितने से करना है? इंपॉर्टेंट कन्फर्मर कब मिलेंगे? 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। 60 से रोटेट करेंगे तो x है और y को यहाँ कर देंगे। क्या कर देंगे? एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। ये हो गया, ये बन गया हमारा x, ये बन गया y, ये h था, ये आगे निकल जाएगा, ये h और ये h, इस तरह से बन गया। और हमें बनाना हो तो क्या करेंगे? फिर इसको x से रोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे? 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे, x से नहीं। ठीक है, फिर क्या कर देंगे? रोटेट कर दो 60 से। ये हमारा x था वो तो सेम रहेगा, एक को रोटेट करना, किसी भी को भी पकड़ लो, x वाले को या y वाले को। y वाले को 60 से रोटेट किया तो y वाला यहाँ चला गया और पीछे वाला h यहाँ आ गया, इसके पीछे h यहाँ आ गया। फिर क्या करेंगे? फिर हम 60 से रोटेट कर देंगे इसको। कैसे? एक बार येलो पेन ले लेते हैं। इस बार ये y यहाँ आ जाएगी, ये h यहाँ चली जाएगी और ये h फिर वहाँ आ जाएगा। कर दो 60 डिग्री से रोटेट। क्या होगा बोलो? होगा कि नहीं? ये x, ये h तो हमारे एज इट इज है, y इस बार यहाँ आ गया और h यहाँ आ गया और h यहाँ आ गया। फिर इसको 60 डिग्री से कर दो, क्या हो जाएगा? फिर ये y यहाँ आ जाएगी, x तो एज इट इज रहेगी, h यहाँ, यहाँ, ये y यहाँ, ये h यहाँ और ये h यहाँ, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर 60 से कर देंगे तो क्या होगा? ये हमारी x तो एज इट इज, h यहाँ पे और y यहाँ आ जाएगी, h यहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी। फिर मैंने इसको 60 से रोटेट किया तो क्या बन जाएगा? वापस से यही वाला बन जाएगा। तो देखो ये इतने तीन, मतलब कितने बन गए हमारे इंपॉर्टेंट कन्फर्मर? 1 2 3 4 5 6 बन गए। यही हमारे इंपॉर्टेंट कन्फर्मर है। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, एक स्टेरिक स्ट्रेन, दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन कब होगा? जब बल्कि ग्रुप पास पास होंगे। देखने से पता चल रहा है क्या कौन से में है? देखो x और y बिल्कुल पास पास है। क्या यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन होगा? होगा। टॉर्सनल स्ट्रेन होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मान लीजिए ये x है, इसके कुछ बॉन्ड होंगे, y के कुछ बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे? कई सारे होंगे, कम से कम 2-4 तो हो ही जाएंगे। और मान लीजिए ये इथेन होता या ब्यूटेन होता तो यहाँ पे CH3 आता, 6 बॉन्ड बन जाते हैं, तो यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट वाले में देखो, अब x से y क्या हो गया? दूर चला गया,
स्टेरिक स्ट्रेन हमारा क्या हो गया, कम हो गया। टॉर्सनल स्ट्रेन दूर जाने से बिल्कुल, क्योंकि बॉन्ड दूर दूर चले गए, वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर से क्या हुआ, x के पीछे h आ गया, y के पीछे h आ गया। अब जो बल्कि ग्रुप थे वो तो चले गए दूर, स्टेरिक स्ट्रेन उतना नहीं होगा जितना फर्स्ट वाले में था, होगा तो लेकिन उतना नहीं। टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा लेकिन फर्स्ट के जितना नहीं होगा। इस वाले में क्या होगा, फिर से कम हो गया। क्यों, क्योंकि y और x बिल्कुल आमने सामने आ गए। यहाँ तो फिर भी आसपास थे, यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया तो स्टेरिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, और टॉर्सनल स्ट्रेन भी ऑलमोस्ट जीरो हो गए दोनों। इसमें क्या होगा, फिर से वही कहानी स्टार्ट जो इस वाले में थी। देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये और ये। स्टेरिक स्ट्रेन भी होगा और टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा, दोनों चीजें हो गई, नहीं हो गई। इसमें क्या होगा, फिर से ये पास पास आने लगे, स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ने लगेगा, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इस टाइप से हमारे ये 6 कॉन्फॉर्मर बन गए। कहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा, कहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, कहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, कहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा। सिंपल सा ये देखना है कि दो बल्कि ग्रुप दूर दूर कहाँ पे है, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन उसी पे डिपेंड करेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, इस फॉर्म को बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म। सेकेंड वाली फॉर्म को बोलते हैं गोस। जब बल्कि ग्रुप 60 डिग्री पे हो उसको क्या बोलते हैं, गोस। इस फॉर्म को बोलते हैं पार्शियल, क्या बोलेंगे, पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म। कौन सी, पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म। इस वाली को जब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गया उसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। और फिर वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म। क्या हो जाएगी, पार्शियल एक्लिप्स। और ये क्या हो गई, गोस। बेसिकली हमारे पास कितनी फॉर्म आ गई है, 4। कौन कौन सी आ गई है, एक तो आ गई एक्लिप्स, कौन सी आ गई, एक्लिप्स, और एक आ गई गोस, और एक आ गई पार्शियल एक्लिप्स, और एक आ गई स्टैगर्ड, या क्या बोल देंगे, एंटी। इसको एंटी भी बोलते हैं। ये 4 फॉर्म आ गई। अब ये देखो सबसे ज्यादा स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन कहाँ है, एक्लिप्स में है, क्योंकि बिल्कुल पास में है। फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पे बढ़ गया, और यहाँ तो बिल्कुल कम हो गया। स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन कम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एंटी स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्यों, टॉर्सनल स्ट्रेन भी 0 और स्टेरिक स्ट्रेन भी 0। उसके बाद एक्लिप्स में तो है, गोस में नहीं है, यहाँ पे फिर बढ़ गया। तो इसका मतलब एंटी स्टैगर्ड के बाद स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, गोस होगा। गोस के बाद पार्शियल एक्लिप्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम है, एक्लिप्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म में बल्कि ग्रुप बिल्कुल पास पास है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यदि मैं लिखूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ऑर्डर क्या होगा, स्टैगर्ड, फिर गोस, फिर पार्शियल एक्लिप्स, और फिर एक्लिप्स फॉर्म। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यदि पोटेंशियल एनर्जी का लिखूं, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्लिप्स का सबसे ज़्यादा, पार्शियल एक्लिप्स का उससे कम, और गोस का उससे कम, और स्टैगर्ड का सबसे कम हो जाएगा। मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसी का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम, बस ये याद रखना है। अब मान लीजिए हमारे को एक एग्जांपल दें, ब्यूटेन का हम बनाएं। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ पहले। तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। हमारे x और y कौन बन गए, अब CH3 हमारा x की तरह काम करेगा, और ये CH3 हमारा किसकी तरह काम करेगा, y की तरह। क्योंकि देखो यहाँ इस एग्जांपल में हमने x y लिए थे, x के पीछे y लिखा था, वो वाला कहाँ गया, ये वाला, x के पीछे y लिखा था, h के पीछे h, h के पीछे h। अब ब्यूटेन में क्या हो गया, x CH3 बन गई और ये y CH3 बन गई। अब उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन लेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ फ्रंट कार्बन, इसको मान लेता हूँ बैक कार्बन। तो ये हमारा लिया फ्रंट, और बैक वाला ये फ्रंट वाला। तो क्या क्या है, यहाँ CH3 है, और इसके पीछे क्या है, CH3 है। H के पीछे क्या है, H है, बना दो, H के पीछे H बना दो। H के पीछे भी क्या है, इस H के पीछे भी क्या है, H। मैंने बना दिया पहले ही, क्योंकि मुझे याद है। आप पढ़ोगे तो आपको भी याद होगा, नहीं होगा क्या,
ऐसे पढ़ोगे तो याद होगा, रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। फिर इसको 60 से रोटेट करो, क्या हो जाएगा, अब हम सीख चुके हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये CH3 यहीं, ये H यहीं, ये CH3 यहाँ पे, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे। फिर इसको 60 से रोटेट करेंगे, क्या बनेगा भाई, बोलो जल्दी। 60 से रोटेट किया, क्या बनेगा, ये बन गया, ये CH3 यहाँ, ये CH3 सॉरी ये H यहाँ, इसके पीछे ये CH3 आ गया, इस H के पीछे H आ जाएगा और इस CH3 के पीछे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इसको फिर 60 से रोटेट किया तो क्या हो गया, ये आ गया, ये CH3 एज इट इज, ये H, ये H, ये वाला CH3 अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये H कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये H यहाँ पे। अब आगे की नहीं बताऊंगा, क्यों, रिपीट हो जाएंगी। ये हमारी एक्लिप्स फॉर्म है, ये हमारी गॉस फॉर्म है, GAUCH है यहाँ, या सॉरी हाँ सही है ना, ये हमारी पार्शियल एक्लिप्स है और ये एंटी स्टैगर्ड। तो आंसर क्या हो गया, यदि कोई आपसे ये पूछे कि ब्यूटेन की कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, बताओ कौन सी ज्यादा स्टेबल है, एंटी स्टैगर्ड। क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन भी कम होगा और टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्यूटेन की कौन सा कॉन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो बोलो भाई, स्टैगर्ड। कौन सा हो जाएगा, स्टैगर्ड। दूसरा क्या होगा, बोलो पार्शियल एक्लिप्स होगा कि गोस होगा, गोस में बल्कि ग्रुप दूर चला गया है, यहाँ पे फिर भी क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस तो थोड़ी कम होगी, लेकिन कौन सी बढ़ जाएगी, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब गोस कौन सी स्टेबल है ज्यादा, कौन सी स्टेबल है, बोलो भाई, कहाँ गया रे, ये रहा। स्टैगर्ड के बाद क्या आएगा, गोस, और गोस के बाद तो हमें पता ही है पार्शियल एक्लिप्स और एक्लिप्स। बस ये आंसर हो जाएगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो क्या कर देते, एक्लिप्स इज मोर स्टेबल, सॉरी एक्लिप्स इज लेस स्टेबल बट हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया तो इसी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ब्यूटेन का कई बार एग्जाम में स्टेबल कन्फर्मर पूछा जा चुका है। अच्छा एक बात और बताओ, एक क्वेश्चन ये करते हैं, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अभी तो जैसे हमारे एक्स और वाई ब्यूटेन में क्या थे, एक CH3 था, दूसरा भी CH3 था, क्या यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स था क्या। लेकिन जब एक्स और वाई हमारे ऐसे हो जाए, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, जैसे OH आ जाए, वाई भी OH आ जाए, NH2 आ जाए, CHO आ जाए, COH आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये बनेगी फॉर्म, सॉरी कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली बनेगी। यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, दूसरा पीछे वाले कार्बन में OH, H और H, ये बनेगी। 60 से रोटेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे, ये OH यहाँ, ये OH यहाँ, ये H, ये H, ये H, ये H। एक बार और रोटेट कर देता हूँ, सारी फॉर्म पहले बना के दिखा देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। OH, H, OH, सॉरी यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 60 से रोटेट कर चुके हैं, जो H था वो यहाँ आ चुका है, ये H यहाँ आ चुका है, ये H यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा, दोनों OH एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, ये H, ये H, ये H, ये H। अब रिपीट करूँगा तो ये वाली बन जाएगी और उसके आगे करूँगा तो वो वाली बन जाएगी। ठीक है, इसी को डिस्कस करते हैं चारों को, है ना। एक बात बताओ, जब OH और OH आसपास प्रेजेंट होंगे या इस OH की जगह NH2 हो जाता तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसी को हम अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, बिल्कुल होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट हो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बताओ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इस फॉर्म को हमने बोला एक्लिप्स, इसको बोला गोस, इसको बोला पार्शियल एक्लिप्स और इसको बोला स्टैगर्ड। बताओ कहाँ पे है, एक्लिप्स में है और गोस में है। तो गोस और एक्लिप्स में ज़्यादा स्टेबल कौन होगी, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, गोस वाली। गोस वाली क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन कम हो गई, क्यों, बल्कि ग्रुप दूर चले गए। टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो गई, क्यों, बॉन्ड कम हो गए पास में। तो गोस ज़्यादा स्टेबल होगा, एक्लिप्स होगा, सही है क्या, नहीं, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है लेकिन उतनी भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन आ चुका है, टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ चुकी है। तो उसके बाद आएगा हमारा स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी आएगी? स्टैगर्ड फॉर्म। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एकदम से स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन इतनी ज्यादा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दिया? नेग्लिजिबल कर दिया। तो आंसर क्या होएगा? गॉस के बाद स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड के बाद बताओ भाई एक्लिप्स, और एक्लिप्स के बाद क्या हो जाएगा? पार्शियल एक्लिप्स। क्योंकि इन दोनों में स्टेरिक स्ट्रेन टॉर्सनल स्ट्रेन तो है लेकिन एक्लिप्स में क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, उससे बढ़ गया। तो याद रखना जब भी एक्स और वाई ग्रुप इनमें से कोई आ जाता है तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? गॉस, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स। रट लो, जिसको समझ आया ठीक है, नहीं आया नहीं आया कोई बात नहीं, ये ऑर्डर जरूर रट लेना। गो क्या, कौन सा ऑर्डर? गॉस वाला, स्टैगर्ड वाला, एक्लिप्स वाला और पार्शियल एक्लिप्स वाला। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो गई तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब प्रेजेंट होगी? जब एक्स और वाई हमारे OH OH NH2 इस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे NCERT में दिया गया है और अभी तक इसमें NCERT मतलब नीट में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ये हमारे NCERT में दिया गया है और नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये याद रखना है, समझना है, क्यों एग्जाम में आ सकता है। साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखता है? ऐसा। पेंटेन कैसा दिखता है? ऐसा। ब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन ये हमारे कॉन्फर्मर नहीं बनाते ड्यू टू, बस ये लाइन याद रख लो। अब हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। क्यों? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, इसकी वजह से हमें ये कॉन्फर्मर नहीं बनाते, लेकिन ये बनाएगा। इसके कौन कौन से कॉन्फर्मर है? इसके मेन 4 कॉन्फर्मर है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे दिखते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। एक बनती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म कैसे दिखती है? इस टाइप से बनेगी। कैसी बनेगी? डिज़ाइन भी सीखनी पड़ेगी ऑर्गेनिक के साथ साथ। चेयर देख लेना, थोड़ी अच्छी बनी है। एक बनती है ट्विस्ट बोट फॉर्म। कैसी दिखाई देती है वो? इस टाइप से। कैसी? इस टाइप से। ये ट्विस्ट बोट है। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। इसको थोड़ा सीधा कर दूंगा, देख लेना ये सीधा है, ठीक है। ये बीच वाला कार्बन नहीं है, बीच वाला आगे पीछे गया हुआ है, ठीक है। ये ट्विस्ट बोट हो गई। और हम बनाएंगे एक बोट फॉर्म। बोट कैसी दिखाई देती है? इस टाइप से बनती है बोट। किस टाइप से? ऐसी कुछ दिखती है बोट। और एक बनती है हाफ चेयर। कौन सी? हाफ चेयर। हाफ चेयर कुछ इस टाइप का बनेगा। ये है हाफ चेयर। नाम लिख दूं क्या इनके, या याद है? बोट, हाफ चेयर, और ये बन गई हमारी ट्विस्ट बोट, और ये बन गई चेयर। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है इसमें? देखो भाई, कुर्सी पे बैठेंगे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, बोट में बैठेंगे हिलने डुलने लगेगी, देखते हैं ना हिलते हैं जब उसमें कूदते हैं तो। और ट्विस्ट बोट दोनों साइड से बैलेंस कर देगी, इधर से भी इधर से भी। तो आंसर क्या है? हमें बस साइक्लोहेक्सेन कॉन्फर्मर का स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना है, और वो ऑर्डर जिस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ वही है। सबसे पहले चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्ट बोट फॉर्म, उसके बाद बोट फॉर्म, उसके बाद हाफ चेयर फॉर्म। क्या ऑर्डर है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? चेयर फॉर्म। उसके बाद कौन स्टेबल है? ट्विस्ट बोट। उसके बाद कौन सी स्टेबल है? बोट फॉर्म। उसके बाद कौन सी है? हाफ चेयर। बस इतना रट लेना, बाकी कुछ हमें मतलब नहीं है। एक ये याद कर लेना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन क्यों नहीं शो करते? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। बस इतना सा है इसमें, इतना ही NCERT में दिया है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमने IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म का ये ऑप्टिकल कन्फर्मेशनल पढ़ गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पहले पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, टोटोमर, एरोमेटिसिटी, और ऑलमोस्ट 1-1.5-2 घंटे में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? अब हमें करने हैं आइसोमेरिज्म के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, कैसे एग्जामिनर साइकोलॉजी यूज करता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। क्यों? क्योंकि वो भी पढ़ लेगा और दोनों फ्रेंड क्या होंगे? एक ही कॉलेज में चले जाएंगे, तो और मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।